देख रहा है विनोद, कैसे आज तुम्हारा इस्तेमाल करके बच्चों को पढ़ाया जाएगा। तो हेलो दोस्तों, कैसा आप सभी लोग। तो मेरा नाम है आकाश कुमार और स्वागत करता हूं मैं आप सभी के अपने चैनल केयरबेल फार्मा में। तो बायोकेमिस्ट्री हमारी कंप्लीट हो गई और आप लोगों की डिमांड आई कि नेक्स्ट आप जो है सर पैथोफिजियोलॉजी को स्टार्ट करिए। तो बस आपकी जो इच्छा, तो आज से हम जो अपने पैथोफिजियोलॉजी के यूनिट सेकंड को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो वैसे तो ये कंप्लीट ही हम एक वीडियो में लेके आते हैं, लेकिन यूनिट सेकंड में जो है तीन हमारे बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। पहला हमारा पूरा टॉपिक आता है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के ऊपर। सेकंड हमारा रेस्पिरेटरी, जिसमें अस्थमा बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड हमारा रीनल सिस्टम, जिसमें हमारा एक्यूट और क्रॉनिक रीनल फेलियर दोनों ही हमारे आ जाते हैं। तो आज इस वीडियो में बेसिकली हम बात करेंगे अपने पहले सिस्टम यानी कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के बारे में। और इसके अंदर जितने भी हमारी डिसीज आती हैं, जैसे हाइपरटेंशन हो गया, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो गया, इस्केमिक हार्ट डिसीज हो गया, इसके अंदर फर्दर एंजाइना, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, एथेरोस्क्लेरोसिस और आर्टियोस्क्लेरोसिस, ये सारे के सारे टॉपिक आज आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो हो जाएगी थोड़ी सी लेंथी, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा मज़े आने वाला है और सारे के सारे टॉपिक आपके हो जाएंगे एकदम क्रिस्टल क्लियर। बाकी इस वीडियो को समझने में हमारी हेल्प करने वाले हैं आज इस स्पेशल गेस्ट हमारे विनोद, और इनका दिल आपके बहुत काम आने वाला है, जो आपको समझाएगा कि यहाँ पे दिल में कौन कौन सी बीमारियाँ कैसे होती हैं। तो यहाँ अगर हम बात करें अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, तो देखो जो यूनिट सेकंड है ना हमारी पैथोफिजियोलॉजी की, इसमें सबसे ज़्यादा मेजर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, हाइपरटेंशन वाला। और हाइपरटेंशन के अंदर हमारा पैथोजेनेसिस, ये सारे तो हो गए। एक हमारा रास सिस्टम आता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी हम यहाँ अच्छे से समझने वाले हैं। फिर हमारा ये है थर्ड वाले पार्ट का, ये सेकंड का, लेकिन इसी में हमारा CHF हो गया, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, इस्केमिक हार्ट डिसीज हो गई जिसमें एंजाइना, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, और इधर हमारा एथेरोस्क्लेरोसिस। तो अगर आप ध्यान दोगे तो इस वीडियो में हम क्या करने वाले, लगभग 5 से 6 अपने मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक को अच्छे से कवर करने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है भाई कि वीडियो को आप लोग पूरा देखना, थोड़ी स्पीड बढ़ा देना, या आपको अगर 2-3 बार में देखनी हो तो इनके टाइम स्टेप मिल जाएंगे, उनके अकॉर्डिंग देख लेना, पर भाई पूरी जरूर देखना, आपको मजे आ जाएंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें अपने कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के बारे में, तो देखो वैसे तो इसको फर्स्ट सेमेस्टर में हमारा HAP के अंदर टॉपिक था और बहुत ही डिटेल्स में आपने समझा था। यानी कि सिंपल बताऊं ना, जो आप फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ रहे हो वो सेकंड में काम आएगा, जो आप यहाँ पे पढ़ रहे हो यानी कि फर्स्ट की HAP, सेकंड की पैथो और HAP, ये सारा मिला के आपका फार्माकोलॉजी, जब आप फोर्थ सेमेस्टर में जाओगे ना उसके बाद आपके फार्माकोलॉजी में काम आएंगे। तो इसीलिए कहते हैं जो भी आप पढ़ रहे हो ना भाई, सीखो, अच्छे से दिमाग में डालो कि ये सारी चीज़ें ना आपके इन फ्यूचर आगे के सेमेस्टर में बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम अगर सिंपल देखेंगे तो कार्डियोवास्कुलर हमारा 2 वर्ड से मिलकर बना है, एक हमारा आता है कार्डियो और एक हमारा आता है वास्कुलर। अब जो कार्डियो मतलब है ना, उसका मतलब होता है हार्ट, और हार्ट का काम क्या होता है, हमारे पूरी बॉडी में ब्लड को पंप करना। और वास्कुलर का मतलब क्या होता है, ब्लड वेसल्स, यानी कि ये हमारे क्या करती हैं, बॉडी में ब्लड को कंटेन करती हैं। तो चलिए अपने एक आइकॉनिक एग्जांपल से समझते हैं कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एक्चुअल में है क्या। अब देखो यहाँ पे मान लो कि ये एक ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लो कि किसी के सर में दर्द हो रहा है, यहाँ पे क्या है, हेडेक है भाई, बंदे को सिर में दर्द हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लो आप लोगों ने कोई सी दवाई खाई, सेराडोन खा लिया या फिर आपने डिस्प्रिन खा ली, कोई भी खाओगे तो आप नॉर्मली खाओगे, आपके पेट में जाएगी। लेकिन भाई वो पेट में गई, तो पेट में जाने के बाद आखिर वो टैबलेट या जो दवाई थी वो आपके सर तक पहुँची कैसे, और सर पे पहुँचने के बाद उसने आपके सिर के दर्द को ठीक कैसे किया। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सोचने वाला है ना, क्योंकि भाई सर में दर्द हो रहा है। अब भाई वो संता बनता तो बन नहीं जाओगे कि क्या किया, गोली खा के भाई उल्टे हो गए। उल्टा क्यों लेटा है, क्योंकि भाई सर में दर्द हो रहा है तो गोली कहीं पेट में नहीं चले, दिमाग में जाए, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे एक्चुअल में क्या वर्क करता है, यहाँ पे काम करता है हमारा ब्लड। अब ब्लड मेनली क्या करेगा, जैसे मान लो यहाँ पे आपके पेट में आए, और पेट में आने के बाद क्या होगा कि ये जो दवाई आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगी, और उसके बाद ये आपके ब्लड में, जो आपके ब्लड वेसल्स होती है वहाँ पे जाके एब्जॉर्ब हो जाती है, और एब्जॉर्ब होने के बाद जो आपकी ये टैबलेट है वो आपके यहाँ पे ब्लड के अंदर पहुँच जाएगी। अब ये जो हमारा ब्लड है ना, ये हमारा पूरी बॉडी में बहता है। अगर आपको यकीन ना हो तो आप अगर उंगली वगैरह भी कभी कट जाए, आप काट के मत देखना भाई, बोलो सर ने कहा तो काटने का, तो काटने का ऐसा नहीं है। अगर कभी धोखे से आपके चोट लगी होगी, कहीं आपके यहाँ लगी हो, चाहे आपके यहाँ लगी हो, कहीं भी चोट लगी होगी ना भाई, आपके खून निकलता है। तो ये इस बात का सबूत है कि आपकी पूरी बॉडी में क्या है, ब्लड प्रेजेंट होता है, और पूरी बॉडी में इधर उधर ब्लड जो है घूमता रहता है। अब कई बार क्या होता है, आप अगर ध्यान दोगे तो जैसे मान लो ये थोड़ा ऐसी आपको दिख रहा होगा, तो इस तरह की ब्लड वेसल्स यानी कि नलिकाएं इस तरह की होती हैं हमारी, और ये हमारी पूरी बॉडी में प्रेजेंट होती हैं। और जो हमारा खून है ना, ब्लड, वो एक्चुअली इन्हीं के अंदर हमारा बह रहा होता है। अब ये हमारी पूरी बॉडी में प्रेजेंट होती हैं, आप जहाँ भी देखोगे हमारी पूरी बॉडी में, इसीलिए जो हमारा ब्लड है वो बॉडी के पूरे पार्ट्स में पहुँचता है। अब एक क्वेश्चन आता है कि भाई इनके अंदर बह कैसे रहा है। अब जैसे मेरा आपसे क्वेश्चन है, आपका मान लो घर है पूरा, और घर पे ऊपर हमारी छत पे एक टंकी लगी होती है, लेकिन उस टंकी की जो पाइपलाइन है ना, वो आपके हर तरफ होगी, आपके वॉशरूम में होगी, आपके किचन में होगी, और जहाँ भी आप टंकी ऑन करोगे वहाँ से उसका पानी निकलने लगेगा। लेकिन इसको प्रेशर कौन दे रहा है, वहाँ
यहाँ पे हमारी लगी होती है एक मोटर, जो मोटर क्या करेगी, इस टंकी इसमें पानी भरती है। सेम वरना यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे हमारा जो हार्ट है ना वो एज अ मोटर की तरह काम करेगा। और ये हार्ट क्या करता है कि ये पंप करता है। पंप मतलब होता है फेंकना या फिर प्रेशर करना, यानी कि जैसे हमारा जो ब्लड वेसल जितनी भी है ना ये सारी की सारी हमारी हार्ट से इस तरह जुड़ी होती हैं। ये मान लो पूरी बॉडी में जा रही हैं तो इस तरह हमारी जुड़ी होती हैं। अब हार्ट क्या करेगा, हार्ट यहाँ से प्रेशर क्रिएट करेगा लेफ्ट वेंट्रिकल से, ये सब मैं आपके आगे बताऊंगा। जैसे यहाँ से प्रेशर क्रिएट करेगा, ये जो ब्लड है वो हमारा क्या जाएगा पूरी बॉडी में प्रेशर से जो है घूमने लगेगा, यानी कि नलिकाओं की तरह इधर उधर जो है पूरा चला जाएगा। और इस तरह जो ब्लड है वो हमारे क्या करता है पूरे बॉडी में घूमता है। और जब ब्लड पूरी बॉडी में घूमता है तो यहाँ से जो भी दवाई आएगी वो दवाई हमारी ब्रेन में भी जाएगी ब्लड के सहारे। और दवाई का नेचर क्या होता है ड्रग्स का, कि जहाँ पे इसको अपने रिसेप्टर दिखेंगे, यानी कि ये जो हमारी दवाई है सिर के दर्द की है तो जैसे ही हमारे सिर के पास वाले जो ब्लड है वहाँ पे पहुँचेगा, ये दवा ड्रग क्या होगा वहाँ पे रिलीज हो जाएगा और वहाँ जाके अपने रिसेप्टर से बाइंड करके हमारे सर दर्द को कम कर देगा, खत्म कर देगा। तो इस तरह दवाई काम करती है और इस तरह हमारा जो ब्लड है वो हमारी पूरी की पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट यानी कि घूमता रहता है। तो यहाँ पे दो चीज़ समझ आई, एक हमारा ये ब्लड वेसल्स है जो हमारी पूरी बॉडी के अंदर फैला हुआ है और इसके अंदर ब्लड बहता है, और एक हमारा हार्ट है जो क्या करेगा पूरी बॉडी में ब्लड को पहुँचाता है, यानी कि पंप करता है, भेजने का काम करता है। तो कार्डियोवास्कुलर हमारा एक हार्ट है जो पंप कर रहा है और एक हमारा ब्लड वेसल्स है जिसके अंदर ब्लड बह रहा है। इन दोनों से मिलकर हमारा सिस्टम बना है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। अब ये बना क्यों है, तो देखो एक काम तो मैंने आपको बता दिया कि ये क्या कर रहा है, हमारी कोई भी दवाई वगैरह उसको पहुँचा रहा है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या करता है कि ये हमारे ब्लड में क्या करता है ऑक्सीजन को पहुँचाता है। और ऑक्सीजन से क्या होगा कि हमारा जो ब्लड है वो पूरी बॉडी में बह रहा है, और पूरी बॉडी में बहने से क्या होगा कि जो ब्लड है उसके अंदर जो ऑक्सीजन पहुंच रही है ना वो ऑक्सीजन हमारे बॉडी के एक एक पार्ट में जाके पहुंच रही है। और इन ऑक्सीजन का क्या होगा, ये ऑक्सीजन जैसे हमारे बॉडी के एक एक पार्ट में पहुंचेगी, हमारी बॉडी के जो सेल्स है ना वो क्या करेंगे, वो इस ऑक्सीजन का यूज़ करके हमारी बॉडी में एटीपी यानी कि एनर्जी बनाते हैं। और ये एटीपी एनर्जी आप लोगों ने बायोकेमिस्ट्री में पढ़ी होगी जो हमने कंप्लीट कर दी है। और ये एटीपी एनर्जी क्या करेगी, हमारी बॉडी को सर्वाइव करने के लिए यानी कि हमें चलाने के लिए हेल्प करती है। तो ऑक्सीजन का कितना बड़ा रोल होता है। उसके अलावा ऑक्सीजन, बाकी हमारे जो न्यूट्रिसेंट हो गए, बाकी हार्मोन्स हो गए, तो बहुत सारी ऐसी मतलब हमारे बॉडी के अंदर की है सब्सटेंस है जो हमारी पूरी बॉडी में ट्रैवल करती हैं, घूमती हैं और जगह जगह बॉडी के सेल्स के पास जाके पहुंचती हैं। और ये सब पॉसिबल किसके थ्रू होता है, हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के थ्रू। तो ये सिस्टम पूरा आपको समझ आ गया होगा हार्ट। और यहाँ पे हार्ट हमारा एक होलो मस्कुलर ऑर्गन होता है जो हमारे फिस्ट है, इस तरह बनाओगे तो इतने ही साइज का लगभग आपका जो है हार्ट देखने को मिलता है। और यहाँ मैंने एक मिनी हार्ट बनाया और ये मेरी केयरवेल फैमिली के लिए है भाई, आप सभी लोगों के लिए ढेर ढेर के भर भर के प्यार है, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए है। और ये ब्लड वेसल्स हमारे जिसके अंदर ब्लड हमारा इस तरह से बहता है, तो ये सब आपको यहाँ समझ आ गया। बाकी फर्स्ट सेम में आपने अच्छे से पढ़ाई होगा। तो अब हम समझते हैं अपनी पहली डिसीज हाइपरटेंशन के बारे में। तो यहाँ मेनली क्या हो रहा है कि अगर इस कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में यानी कि हमारे जो हार्ट है और हार्ट से रिलेटेड जो भी हमारी ब्लड वेसल्स हैं, अगर इन कहीं पे भी हमारी कोई भी बीमारी होती है तो वो सारी बीमारी हमारी कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ के अंदर आती हैं। और ऐसी कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ हमारी कौन कौन सी हैं, हाइपरटेंशन है, CHF है हमारी, इस्कीमिक हार्ट डिसीज़ में एंजाइना, माइग्रेन इन्फेक्शन है, एथेरोस्क्लेरोसिस, ये सारी है। तो इन सब के बारे में चलो अब जो है एक एक करके समझते हैं। तो अब हम बात करते हैं अपनी पहली डिसीज हाइपरटेंशन के बारे में, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो 10 मार्क्स में डायरेक्टली आपके लिए आते हैं, तो इसको बहुत ध्यान से सुनना। अब देखो ये जो हाइपरटेंशन है ना, ये वर्ड हमारा दो वर्ड से मिलकर बना है। पहला हमारा आता है हाइपर और दूसरा हमारा आता है टेंशन। अब हाइपर का मतलब आपने सुना होगा भाई क्यों हाइपर हो रहा है, क्यों भाई ज़्यादा गुस्सा दिखा रहा है, क्यों ज़्यादा हो रहा है, यानी कि हाइपर मतलब एक तरह से ज़्यादा के लिए डिनोट किया जाता है, यानी कि हाई कंडीशन के लिए। तो हाइपर मतलब है ज़्यादा, और टेंशन क्या होता है, एक तरह से भाई यार बहुत टेंशन हो गई यार, दिमाग फटा जा रहा है, बहुत टेंशन है। तो टेंशन मतलब होती है हमारे यहाँ प्रेशर के बारे में बात करी जाएगी। तो हाइपर टेंशन हमारा हाई प्रेशर को डिनोट करता है। अब हाई प्रेशर किसमें, तो हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, कार्डियोवास्कुलर डिसीज। और कार्डियोवास्कुलर हमारा हार्ट और ब्लड वेसल से कनेक्ट होता है। तो यहाँ पे जो हाई प्रेशर है ना वो हमारा किसका होगा, हमारा होता है ब्लड का। तो अगर सिंपल हम हाइपर टेंशन को डिनोट करेंगे तो इसको में क्या बोल सकते हैं, इट इज़ द कंडीशन ऑफ हाई ब्लड प्रेशर, यानी कि हमारी बॉडी में क्या हो जाता है, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब ये ब्लड प्रेशर एक्चुअल में क्या होता है, तो देखो नॉर्मली मैं यहाँ पे अगर आपको बताऊं तो आपको ये पता चल गया कि जो हमारा ब्लड है ना वो हमारा ब्लड वेसल्स के अंदर बहता है। यानी कि नॉर्मल अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो ये हमारी पूरी बॉडी है और इस पूरी बॉडी में हमारी इस तरह की ब्लड वेसल्स पतली पतली पूरी बॉडी में बह रही हैं। अब यहाँ पे हमारे जो ब्लड है वो इस तरह से बहता जा रहा है। अब अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊँ, मान लो ये हमारा ब्लड बह रहा है, तो जब ये ब्लड बहेगा किसी भी बंद चीज़ के अंदर तो वो क्या करेगा, इधर किनारों पर क्या करेगा, थोड़ा बहुत प्रेशर क्रिएट करता है। अब इसको मैं ऐसे समझाता हूँ, मान लो हमारे पास एक स्केल है
और मान लो मेरा हाथ जो है इसके ऊपर से जा रहा है, तो अगर मेरा हाथ यहाँ जा रहा है तो देखोगे हाथ को जिस पे क्या है प्रेशर लगा रहा है, अगर मैं और तेज लगाऊं तो और ज़्यादा तेज, स्लो लगाऊं तो स्लो। तो यहाँ क्या देख रहे हो, हमारे जो हाथ है ना वो इस पे क्या है प्रेशर डाल रहा है। यही फंडा कुछ यहाँ पे होता है कि जब हमारा ब्लड यहाँ से होकर गुजर रहा होता है तो ब्लड क्या करता है, इनकी जो वेसल्स होती हैं, जो अंदर वाली ये लेयर है हमारी ब्लड वेसल्स की, इनके ऊपर कुछ प्रेशर क्रिएट कर रहा है, कुछ दबाव लगाता है, कुछ ऐसे प्रेशर लग रहा होता है। नॉर्मल सी बात है, लगेगा यहाँ से जा रही है लग रहा है, आपकी जो गाड़ी वगैरह जो रोड पे चलती है तो वो रोड से चिपक के चलेंगी तो रोड के ऊपर कुछ प्रेशर लगा रही हैं। उसी तरह ये ब्लड का हमारा इधर प्रेशर लगाता है, तो इसी वाले प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर बोलते हैं। भाई ब्लड लगा रहा है तो क्या हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया। तो ब्लड प्रेशर एक्चुअल में आप नॉर्मली क्या समझ गए कि इट इज अ प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ ब्लड इन द इंटरनल वॉल ऑफ ब्लड वेसल, यानी कि हमारे ब्लड वेसल्स की जो अंदर वाली वॉल है वहाँ पे लगने वाला प्रेशर जो हमारा ब्लड के द्वारा लग रहा है उसी को हम जो है ब्लड प्रेशर बोलते हैं। बाकी इसके लिए एक एग्जांपल और समझ लो जो आपके आगे काम आएगा। तो मान लो आप लोग कूलर में पानी भर रहे हो, भाई गर्मियों का टाइम है कूलर में पानी भरते हैं, या फिर खेतों में पानी डाल रहे हो, तो आपका इस तरह का पाइप होता है, ठीक है, नॉर्मली आपका चलो ऐसा होता है, और यह पाइप है और यहाँ से क्या है आपका पानी निकल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होगा, जैसे ही मान लो आप क्या करते हो, इसको यानी कि पाइप को यहाँ से दबाते हैं, भाई शैतान तो होते ही बच्चे, इस तरह दबाएंगे ना, ये जो प्रेशर मान लो पानी ऐसे गिरा था ये एकदम क्या हो जाएगा, एकदम बहुत ही हाई हो जाएगा और पानी एकदम सीधे जाएगा, इस तरह से हमारा लगता है। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि हमने ये दबाया और पानी हमारा ये तेज लग गया। अब पानी मान लो किसी दीवार पे सरफेस पे लग रहा है या किसी पेड़ पौधे पे लग रहा है, कभी कभी वहाँ नुकसान होता है, पेड़ पौधे उखड़ भी जाते हैं, सॉरी पौधे जो छोटे वाले होते हैं वो उखड़ भी जाते हैं। तो जब यहाँ लगता है ना तो इसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रो प्रेशर बोलेंगे, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, यानी कि पानी के द्वारा लगने वाला प्रेशर। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा ब्लड क्या कर रहा है ना, इधर उधर ये प्रेशर लगा रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ब्लड प्रेशर बोलते हैं। अब ये याद रखना है क्योंकि ये आपके आगे काम आने वाला है। तो अब हम बात करते हैं, ब्लड प्रेशर आप समझ गए, यानी कि वो प्रेशर जो हमारा ब्लड इधर उधर वॉल्स पे लगा रहा है। अब हाइपरटेंशन क्या है, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर एक्चुअल में क्या है। तो देखो यहाँ पे ना हमारा एक प्रेशर का ना एक नॉर्मल चीज़ होती है। नॉर्मल मतलब क्या है, जैसे हमने यहाँ पे देखा कि हमारा पानी बह रहा था, कोई दिक्कत नहीं है, और बह के यहाँ पे पेड़ पे लग रहा, हमने खेतों में छोड़ दिया चला, लेकिन जैसे ही हमने इसको दबाया ना इसका प्रेशर हमारा तेज हो गया और ये पानी हमारा बहुत तेज, यानी कि पहले अगर मान लो ये यहाँ से जा रहा था और यहाँ पे गिर रहा था, तो अब अगर प्रेशर तेज कर देंगे तो ये पानी ज़्यादा आके हमारा लगभग यहाँ पे गिरेगा। तो इसने क्या किया, इतना ज़्यादा एरिया कवर किया, यानी कि इसने इतना ज़्यादा प्रेशर अपना इंक्रीज कर लिया। तो वही बात हो रही होगी यहाँ पे कि यहाँ पे क्या होता है, जब तक नॉर्मल हमारा ब्लड इसके अंदर बह रहा है तब तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक कंडीशन क्या आएगी कि हमारा ब्लड है उसका प्रेशर, यानी कि उसका प्रेशर यहाँ पे बढ़ जाएगा और उसी इंक्रीज हुए प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर बोलते हैं। तो अभी सिंपल आप समझ लो कि हाइपरटेंशन क्या है। आगे जब आप इसके कॉजेस के बारे में पढ़ोगे ना तो ये आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। तो अभी बस इतना समझो, हाइपरटेंशन क्या है कि हमारे ब्लोन के अंदर जो है खून बह रहा था, लेकिन क्या हुआ यहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम हमारी आ गई। जो प्रॉब्लम क्या है आपको आगे समझ आएगी। तो उन प्रॉब्लम की वजह से क्या होगा, जो हमारा ब्लड इनके अंदर बह रहा था ना वेसल्स के अंदर, वो बहुत ही तेज बहने लग गया, यानी कि जल्दी जल्दी इधर से उधर मूव करने लग गया, इधर से उधर मूव करने लग गया, और उसने क्या किया, यहाँ पे प्रेशर क्रिएट ज़्यादा करने लग गया, और इसी को हम हाई ब्लड प्रेशर यानी कि हाइपरटेंशन बोलते हैं। अब क्यों करने लग गया ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, जो आपको आगे पता लगेगा। अब देखो हम जो है हर चीज़ को मीज़र कर सकते हैं, तो जो हमारा हाइपरटेंशन है ना उसको भी हम मीज़र कर सकते हैं। तो जो नॉर्मल हाइपरटेंशन की हमारी वैल्यू होती है, सॉरी नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर है उसको मीज़र कर सकते हैं। नॉर्मल ब्लड प्रेशर की वैल्यू होती है 120/80, और 120 हमारा सिस्टोलिक होता है और 80 हमारा डायस्टोलिक होता है। तो इसको एक बार समझते हैं कि सिस्टोलिक डायस्टोलिक क्या होते हैं। तो इसके लिए ना आपको ये समझना होगा कि हमारी जो बॉडी है या जो हमारा हार्ट है, जैसे ये हमारा हार्ट है और ये पूरी बॉडी में ब्लड को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करता है, इसको समझ लो। तो देखो नॉर्मली क्या होता है ना, जैसे हमारा लंग्स है, तो लंग्स आपको बताया कि लंग्स हमारा क्या होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है, और यहाँ से हम क्या करते हैं, सांस लेते हैं, यानी कि अपने नोज की तरफ सांस लेते हैं, सांस ले रहे हैं छोड़ रहे हैं। तो जब हम सांस लेते हैं ना तो उस टाइम क्या करते हैं हम ऑक्सीजन, क्योंकि भाई सांस लेने का मतलब यही है, तो हम ऑक्सीजन लेते हैं। अब ऑक्सीजन लेने से क्या होगा, जो लंग्स के अंदर हमारा ब्लड होता है ना, उस ब्लड में ये वाली ऑक्सीजन मिल जाती है, और ये ऑक्सीजन वाला ब्लड यानी कि ऑक्सीजन वाला ब्लड क्या होता है, हमारा सबसे पहले आता है लेफ्ट एट्रियम में आता है। और जब ये लेफ्ट एट्रियम में आ जाता है उसके बाद क्या होता है, ये लेफ्ट एट्रियम से यानी कि जो हमारा हार्ट है उसके अंदर टोटल 4 चैम्बर होते हैं। ऊपर वाले पार्ट को हम एट्रियम बोलते हैं, नीचे वाले पार्ट को हम वेंट्रिकल्स बोलते हैं, इधर वाले को हम राइट बोलते हैं, इधर वाले को लेफ्ट। तो ये राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो लंग्स ने क्या किया, ऑक्सीजन को खींचा, और वो ऑक्सीजन वाला ब्लड हमारा सबसे पहले आता है लेफ्ट एट्रियम में। उसके बाद आने के बाद वो ब्लड हमारा चला जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या होगा, ये वाला जो ब्लड है हमारा ऑक्सीजन वाला, ये पूरा का पूरा हमारे बॉडी में यानी कि पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और ये किसके थ्रू होता है, हमारा ऑर्टा के थ्रू होता है। सिंपल फंडा समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब बॉडी में क्या होगा, बॉडी के अंदर हमारा ग्लूकोज प्रेजेंट होता है। आपको पता है भाई हम ले रहे हैं खाने पीने हर तरफ से C6H12O22, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, ये ऑक्सीजन हमारा आता है और ऑक्सीजन इसके साथ मिलकर क्या करेगा, यहाँ पे H2O बनाएगा हमारा
CO2 बनाएगा हमारा और यहाँ पे ATP जनरेट करता है। और ये ATP हमारी बॉडी के लिए एनर्जी की तरह काम करेगी, जो हमारी बॉडी को जिंदा रखने के लिए चलाने में काम आएगी। पानी तो हमारा डिफ्यूज हो जाता है, लेकिन जो CO2 है ना, ये हमारे लिए डेंजरस होता है। तो अब क्या करेगा, यहाँ से जो हमारा ब्लड है वो ब्लड क्या करेगा, CO2 को अपने साथ पकड़ेगा और इस CO2 वाले ब्लड को, जो हमारा CO2 वाला ब्लड है, वो हमारा यहाँ से जाते जाते क्या होगा, राइट एट्रियम में वापस आ जाता है। यानी कि हमारा CO2 ब्लड वाला राइट एट्रियम में वापस आ जाता है। फिर ये राइट एट्रियम से हमारा जाता है राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल में जाएगा और उसके बाद ये राइट वेंट्रिकल से हमारा ब्लड जाएगा और जाने के बाद क्या करेगा, ये हमारा लंग्स के अंदर पहुंच जाता है। और लंग्स में जाने के बाद क्या करेगा, आपको बताया कि हम जैसे ही सांस लेते हैं, हम ऑक्सीजन खींचते हैं और CO2 को बाहर निकालते हैं। ऑक्सीजन ली, CO2 हमने क्या किया, यहाँ से अब जो अपने CO2 को बाहर निकाल दिया। और जब CO2 बाहर निकल गई तो फिर से सांस लेंगे तो हमारा O2 वापस आ जाएगा और O2 वाला ब्लड हमारा फिर से जाएगा। और इस तरह क्या होगा, हमारे ये पूरा जो है सर्कुलर चलता रहता है। हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड O2 यानी कि ऑक्सीजन वाला ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा और यहाँ से ये याद रखना है कि लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारा ये पूरा ब्लड जो हमारी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और बॉडी में जाने के बाद हमारा ग्लूकोज के साथ मिलकर ये H2O, CO2 और ATP यानी कि एनर्जी बनाता है। ये हमने यूज़ कर ली, ये हमारा पानी में मतलब पानी भी यूज़ आता है। ये जो बेकार CO2 ये बेस्ट है क्योंकि ये नुकसानदायक है, ये हमारा बॉडी फिर से बाहर उठाती है और इसको ब्लड के थ्रू क्या करेगी, राइट एट्रियम में जाएगा, यहाँ से राइट वेंट्रिकल में जाएगा और यहाँ के बाद डायरेक्टली हमारा लंग्स में जो है वापस चला जाता है। और लंग्स में जाने के बाद ये CO2 हमारा बाहर निकल जाता है, ऑक्सीजन अंदर आ जाता है। तो इस तरह ये पूरी की पूरी साइकिल हमारी चलती रहती है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब हमारा ये जो ब्लड हार्ट है ना, ये काम कैसे करता है, तो ये ना मतलब बल्क में काम करेगा, ऐसे काम करता है जोड़े में। यानी कि पहले क्या होता है, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम ये क्या करेंगे, एक साथ ऐसे दबते हैं, यानी कि एक साथ पिचकेंगे। और जब ये एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, इसको दबने को बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट। जब ये एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो इस पूरे का ब्लड हमारा इस वाले में चला जाता है और इस पूरे का ब्लड हमारा इस वाले में चला जाता है। यानी कि पहले ये ऐसे प्रेस होते हैं, इधर ब्लड चला गया। उसके बाद क्या होता है, देन ये दोनों हमारे प्रेस होते हैं और जब ये दोनों प्रेस होते हैं तो इसका ब्लड हमारा चला जाएगा, जो मतलब CO2 वाला ब्लड था वो हमारा लंग्स में चला जाएगा और जो O2 ऑक्सीजन वाला ब्लड था वो हमारा बॉडी में चला जाता है। और ये दोनों की दोनों हमारी एक साथ चलती हैं, ऐसा नहीं ये चलता जा रहा है क्योंकि भाई ब्लड तो बहुत सारा है। तो ये हमारी साइकिल मतलब इस तरह हमारी ये और इस तरह हमारी ये चलती रहती है। यानी कि ये दोनों एक साथ करते हैं, ये दोनों एक साथ प्रेस होंगे, इधर चला गया, ये दोनों एक साथ होंगे, इधर चला गया। और जब ये एक साथ यानी कि ऐसे इधर से जब जाता है तो इधर के वॉल बंद होते हैं, इधर जाता है इधर के वॉल बंद होते हैं और तभी हमें जो है लव डब यानी कि एक्चुअल में जो हमारा दिल है वो लव डब साउंड करता है, वो हमें तभी सुनाई देता है। ठीक है, ये सब बातें अभी समझ लो क्योंकि आगे आपके काम आने वाली है। तो यहाँ से हमारा जो हार्ट ब्लड है वो इधर चला जाएगा, यहाँ से इधर, और इसके बाद ये हमारा बॉडी में, ये हमारा इधर चला जाएगा। तो जब हमारा ब्लड इसको कांटेक्ट किया, इसको कांटेक्ट किया, तो उस टाइम पर हमारी क्या होती है, कॉन्ट्रैक्शन होती है। यानी कि उस टाइम क्या होगा, ये भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट होगा और यहाँ चला गया, देन तुरंत ही ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट होकर यहाँ चला गया। उसके बाद जब ये कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है ना, देन उसके बाद क्या होगी, अब यहाँ से ब्लड निकल गया, यहाँ से निकल गया, देन धीरे धीरे अब जो है हार्ट में हमारा फिर से यानी कि यहाँ से और यहाँ से ब्लड हमारा भरना शुरू हो जाता है। तो जब हमारा ब्लड भर रहा होता है तो उस टाइम हमारा जो हार्ट है वो रिलैक्स करता है, यानी कि अपने आप को ऐसे छोड़ देता है कि भरने दो, और भर के वो दोबारा हमारा जो हार्ट है जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो धीरे धीरे वापस फूल जाता है। तो उस टाइम हमारी होती है रिलैक्सेशन। क्या होती है, रिलैक्सेशन होती है। तो कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे जो हमारा हार्ट है वो कुछ प्रेशर क्रिएट करता है इसके ऊपर, क्योंकि यहाँ से यहाँ दबा, यहाँ से यहाँ दबा, तो हमारा कुछ प्रेशर से क्या, और प्रेशर हमें ज़्यादा चाहिए। क्यों, क्योंकि यहाँ से जो हमारा ब्लड है वो पूरी बॉडी में भेजा गया है और यहाँ से ब्लड हमारा पूरा लंग्स में भेजा गया। तो जब यहाँ से बॉडी में भेजा जाएगा तो हमें प्रेशर कुछ ज़्यादा चाहिए, इसीलिए जो हमारा ये ऊपर वाला होता है वो 120 होता है और कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे जो प्रेशर लगता है उसी प्रेशर को हम जो है सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। सिस्टोलिक क्यों है, क्योंकि यहाँ सिस्टम के अंदर यानी कि हमारी बॉडी के अंदर ब्लड को भेजा रहा है, इसलिए इसका नाम सिस्टोलिक है। और ये कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे यानी कि हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उस टाइम पर हमारा जो प्रेशर लगता है वो ज़्यादा चाहिए और वो हमारा होता है 120। रिलैक्सेशन क्या होता है, अब जो हमारा हार्ट है वो क्या कर रहा है, बस अपने आप को रिलैक्स कर रहा है और उसके अंदर रीफिलिंग हो रही है, यानी कि ब्लड हमारा फिर से आ रहा है जो बाहर निकल चुका था। और उस टाइम को हम बोलते हैं डायस्टोलिक, यानी कि ये सिस्टम के अगेंस्ट है। और रिलैक्सेशन क्या है, ये हमारा सिंपल 80 यानी कि इसमें 80 mmHg हमारा जो है मरकरी के रूप में इसको वो किया जाता है कैलकुलेट, तो mmHg हमारा होता है। तो ये हमारा कम, क्योंकि इस टाइम ज़्यादा इसको एनर्जी नहीं चाहिए, नॉर्मल चाहिए। तो जो हमारा प्रेशर सिस्टोलिक होता है यानी कि जब हमारा क्या है ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होता है, और डायस्टोलिक जब हमारा ये रिलैक्सेशन हो रहा होता है, तो उस टाइम ये हमारा होता है 120/80 होता है। अब यहाँ स्टेजेस समझते हैं हम हाइपरटेंशन की। तो यहाँ पे देखो नॉर्मल कंडीशन क्या है, हमारा जो वो है वो नॉर्मल होता है 120 से कम हो और 80 से ज़्यादा हो, यानी कि जब हमारा प्रेशर 120/80 है तो इसके अप्रॉक्स होना चाहिए। तो ये नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर हमारी आती है कि स्टेज प्री हाइपरटेंशन, या इसको हम जो है एलिवेटेड बोलते हैं।
अब देखो कहीं कहीं जो है ना हमारा सिर्फ ये 120 से 129 तक दिया होता है, लेकिन ये हमने क्या है WHO की जो वेबसाइट ऑफिशियल वहाँ से इसको कंफर्म किया है, क्योंकि अब क्या हो गया ना आजकल की जो लाइफ स्टाइल है उससे बढ़ता जा रहा है बीपी। लोगों का नॉर्मली हमारा 20 से 140 के बीच रहता है, तो ये नॉर्मल आजकल माना गया है, तो इसको हम प्री हाइपरटेंशन या फिर एलिवेटेड बोल देते हैं, और ये ज़्यादा नहीं मानते हैं। तो यहाँ पे क्या है 120 से 140 के बीच रहता है प्री हाइपरटेंशन एलिवेटेड, और 80 से 89 तक, यानी कि यहाँ ये केवल 10 नीचे वाला और ये 20 बढ़ रहा है, ये हमारा प्री हाइपरटेंशन है। उसके बाद हाइपरटेंशन की स्टेज 1 आती है, और इसमें क्या होता है हमारा 140 यानी कि 39 तक था प्री हाइपरटेंशन, फिर 140 से 160 तक जब रहता है तब हमारा ये सिस्टोलिक, और डायस्टोलिक हमारा 90 से 99 तक। तो ये दोनों कंडीशन जब होंगी तब हमारा ये है हाइपरटेंशन स्टेज 1, यानी कि स्टेज 1 का होता है, और इसमें भी हमको ट्रीटमेंट वगैरह लेना पड़ेगा क्योंकि डेंजरस हो जाती है। फिर हाइपरटेंशन की स्टेज 2 आती है जब हमारा 160 से 180 यानी कि 170 के बीच जाता है, और इस टाइम ये हाइपरटेंशन की स्टेज 2 होती है, और ये वाला जो डायस्टोलिक है वो हमारा 100 से 109 तक जाता है। तो इस केस में मामला हमारा बहुत सीरियस हो जाता है, और बंदे को तुरंत ही जो है इमीडिएट हॉस्पिटल वगैरह ये सब दिया जाता है। और देन हमारी लास्ट आती है हाइपरटेंशन क्राइसिस। अब जो क्राइसिस है ना इसमें क्या होगा कि हमारा जो बीपी है वो 180 से ऊपर चला जाएगा, और जो डायस्टोलिक है वो 110 से ऊपर, और ये हमारी बहुत ही टफ कंडीशन होगी, और भाई इसमें वो सर्वाइव करना टफ हो जाता है। तो ऐसा कुछ भी हो तो ये अर्जेंसी इमरजेंसी समझ लो कि तुरंत ही पेशेंट को लेके भागो, और कुछ ना कुछ तुरंत उसके जो सीने वगैरह में दवाई कुछ भी लगाई जाएगी, बस उसका तुरंत ट्रीटमेंट करा जाएगा। अगर नहीं किया गया तो उसकी डेथ होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो ये हाइपरटेंसिव क्राइसिस इसीलिए बोलते हैं कि भाई एकदम ही कुछ बवाल हो गया यहाँ पे, तो इसको इसी तरह जो है मतलब ठीक बहुत ही ज़्यादा है। तो समझ गए ये नॉर्मल है, और ये भी आजकल नॉर्मल मानी जाती है, यहाँ ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, और ये थोड़ा सा क्राइसिस है, इसको भी ठीक किया जाना चाहिए। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ हाइपरटेंशन की। तो हाइपरटेंशन बेसिकली हमारे 2 तरह के होते हैं। तो पहला हमारा आता है प्राइमरी हाइपरटेंशन, सेकंड होता है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। अब देखो जो प्राइमरी हाइपरटेंशन है ना इसको हम जो है एसेंशियल हाइपरटेंशन के नाम से भी जानते हैं, और ये इसलिए क्योंकि ये बहुत ही कॉमन टाइप होता है, यानी कि इसमें मेनली क्या है 90 से 95% लोगों को जिनको हाइपरटेंशन हाई बीपी रहता है उनको यही वाली बीमारी होती है प्राइमरी वाली, और इसमें जो है रीज़न नहीं पता होता, यानी कि भाई बहुत सारे रीज़न है, तो कोई भी रीज़न हो सकता है, हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते, यानी कि अनआइडेंटिफाइड है। रीज़न तो सेम ही होते हैं सबके, लेकिन अनआइडेंटिफाइड है कि भाई हमको नहीं पता कि ये इनको हाइपरटेंशन या बीपी क्यों हुई है। सेकंड होता है हमारा सेकेंडरी, तो इसमें 5 से 10% लोगों को होता है, और इसमें मेनली हमको पता होता है कि किसी को कोई और बीमारी है जिसकी वजह से उसको ये हाइपरटेंशन हुआ है, यानी कि इसमें हमको जो है हाइपरटेंशन का रीज़न पता होता है कि भाई आखिर क्यों बीपी हमारा जो है बढ़ गया, तो उसका रीज़न पता होता है। अब इसके कुछ रीज़न जैसे रीनल सिस्टम फेल हो गया, एंडोक्राइन कोई हार्मोनल डिसबैलेंस हो गया, कोई ट्यूमर हो गया, यानी कि ट्यूमर जब होते हैं तो वो भी हमारे एल्डोस्टेरोन को रिलीज़ करते हैं, और जो मतलब बीपी वगैरह बढ़ा देते हैं। फिर हमारा कार्डियक डिसऑर्डर, कोई दिल में पहले से बीमारी हो गई, तब ये चीज़ें हमें हाइपरटेंशन कर सकती हैं। अब हम बात करते हैं इटियोलॉजी ऑफ हाइपरटेंशन के बारे में। अब देखो जहाँ भी इटियोलॉजी आती है ना मतलब समझ लो कॉजेस के बारे में बात हो रही है, और ये पूरी की पूरी जो पैथोफिजियोलॉजी है इसमें मेनली आपको बताना क्या है भाई, कोई भी है उसका एक इंट्रोडक्शन दे दो। ये इसलिए बताया ज़्यादा क्योंकि ये आगे भी आपके काम आएगा और 10 नंबर में भी आता है, तो ये सब लिख के आपको आना पड़ेगा। तो इंट्रो दे दो, फिर उसके टाइप्स वगैरह हो तो वो बता दो, फिर उसका जो इटियोलॉजी यानी कि कॉजेज होते हैं वो बताओ, फिर उसका मैकेनिज्म कि आखिर वो बीमारी होती कैसे है, और लास्ट में मतलब ये हमारा इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने जोड़ा है, बाकी लास्ट में आपके साइन सिम्टम हो गया और ट्रीटमेंट हो गया और कॉम्प्लिकेशंस हो गए। तो ये सब आपको जो है हर एक डिसीज़ के अंदर कवर करना होगा। तो इटियोलॉजी के बारे में अगर बात करें तो यानी कि हाइपरटेंशन हमारा होता क्यों है, तो इसके पीछे बेसिकली क्या होता है ना, 2 रीज़न है। एक हमारी होती है वेजो कंस्ट्रिक्शन, यानी कि हमारी क्या हो जाती है ब्लड कंस्ट्रिक्ट, वेजो मतलब ब्लड वेसल है वो हमारी पतली हो जाती हैं, और एक होता है इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम होते हैं। अब कह रहे होगे सर ये क्या है, आखिर इसको बता क्यों नहीं रहे हो, तो इसके लिए हम क्या करते हैं पहले अपना समझते हैं मैकेनिज्म यानी कि पैथोजेनेसिस ऑफ हाइपरटेंशन, देन उसके बाद हम कॉजेस के बारे में बात कर लेंगे। तो अब नॉर्मली समझो ये एक हमारी ब्लड वेसल्स है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है हमारा ब्लड है वो वही इसी की तरह बह रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से भाई पूरा का पूरा बह रहा है। अब क्या हो जाए किसी रीज़न बस क्या हो जाए कि हमारी ये ब्लड वेसल्स है ना ये पतली हो जाए। पतली मतलब क्या है, जैसे ये मान लो, और वेजो कंस्ट्रिक्शन का मतलब क्या होता है, वेजो का मतलब होता है ब्लड वेसल्स और कंस्ट्रिक्ट का मतलब होता है पतला हो जाना। तो मान लो इस तरह हमारी क्या होगी ब्लड वेसल जो है पतली हो गई, यहाँ पे किसी भी रीज़न से ये हमारी क्या होगी पतली हो गई। अब जब ये पतली हो गई तो अब देखो सिंपल सी बात है, हमारा इतना ब्लड जा रहा है, तो जब ये हमारा ब्लड इतना जा रहा है और वो ब्लड क्या होगा यहाँ पे पतला लग जाएगा, तो क्या होगा इस टाइम पे हमारा जो ब्लड है वो यहाँ पे कचकच हो जाएगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि ब्लड तो उतना ही है, और कचकच होने की वजह से क्या होगा कि यहाँ पे हमारा जो प्रेशर है ना वो भाई बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और इसको समझना कोई इतना भी टफ नहीं है। आप लोग कभी किसी लोकल बस में या कभी आप किसी लोकल ट्रेन में जनरल वाले डिब्बे में चढ़े होगे, तो जनरल डिब्बे में क्या है ना ऐसे भाई जानवरों की तरह इंसान भरे होते हैं भाई, एक एक डब्बे में 150, 200, 250, 250 मतलब इतने भरे होते हैं कि घुसने की जगह नहीं होती है।
और जब घुटने की जगह नहीं होती तो आप इतने ज़्यादा प्रेशर के अंदर एकदम दब जाते हो। वही सेम वरना यहाँ पे पूरा खुला हुआ है, ब्लड हमारा आराम से बह रहा है जितना बहना चाहिए, हमने क्या किया, इस ब्लड वेसल को पतला कर दिया, और जब ये पतली हो जाएगी तो इतना ब्लड हमारा थोड़ी कम हो गया। तो जब ब्लड हमारा इतना ही जा रहा है तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, और उस प्रेशर की वजह से क्या होगा, इस ब्लड वेसल्स में बहुत ही ज़्यादा मतलब प्रेशर आ जाएगा, और ये नुकसान बाद में भाई आगे चल के पड़ोगे कि ये ब्लड वेसल्स हमारी रप्चर यानी कि टूट फूट भी सकती है, तो इतने नुकसान भी हो सकते हैं। अब इसको और ऐसे समझो, आप मान लो घर पे आपने, जो मैंने आपको ट्यूबवेल वाला एग्जाम्पल, मान लो आप घर पे हो और आपने एक बड़े मोटर के पाइप में आपने क्या किया, छोटा वाला पाइप ऐसे लगा दिया, तो क्या होगा एक मिनट, या तो वो पाइप हमारा धीरे धीरे फट जाएगा, या उस पाइप से प्रेशर इतनी तेज आता है ना, आप पाइप को कंट्रोल नहीं कर पाते हो। तो यहाँ पे वही है कि हमारी वेजो कंस्ट्रिक्शन, ये ब्लड वेसल हमारी पतली हो गई है, और उस वजह से हमारा ब्लड का यहाँ पे प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा हो गया। एक कंडीशन ये हो गई, तो इसको हम बोलते हैं वेजो कंस्ट्रिक्शन। वेजो कंस्ट्रिक्शन यानी कि हमारी ब्लड वेसल जो है सक्रिय हो जाती है, नैरो हो जाती है, पतली हो जाती है। अब दूसरी कंडीशन समझो, यहाँ पे क्या हो जाता है, ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है। अब इसका मतलब क्या है, तो जैसे ये हमारी नॉर्मल थी ना, अब मान लो ये हमारी नॉर्मल इतनी है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ब्लड का अमाउंट बढ़ जाए। अब पहले हमारा इतना ब्लड आ रहा, अब मान लो कि यहाँ पे ब्लड का अमाउंट बढ़ गया, ये हमारा ब्लड का अमाउंट क्या हो गया, यहाँ तक इतना आने लग गया। तो ऑब्वियसली बात है कि अगर हमारा ब्लड का अमाउंट बढ़ जाएगा तो ये जो वेसल्स है ना, ये अब क्या हो जाएगी, यहाँ पे इसके लिए पतली हो जाएगी। सेम फंडा था, यहाँ ब्लड कम था लेकिन यहाँ वेसल्स पतली हो गई, यहाँ पे क्या हो गया, ब्लड का अमाउंट हमारा ज़्यादा बढ़ गया। और जब ब्लड वॉल्यूम हमारा ज़्यादा बढ़ गया तो ऑब्वियसली बात है कि इस ज़्यादा ब्लड के लिए क्या हो जाएगा, ये हमारी पतली यानी कि वेजो कंस्ट्रिक्ट हो जाएगी, और उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे जो हमारा प्रेशर है वो हमारा बढ़ जाएगा। तो इस वजह से यानी कि अगर हमारी या तो वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाए या हमारी ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाए, दोनों ही केस में क्या हो जाता है, हमारा जो प्रेशर है वो यहाँ पे बढ़ जाता है। एक और कंडीशन समझते हैं। अब यहाँ क्या है कि मान लो हमारी ये ब्लड वेसल्स है, कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ से हमारा नॉर्मल पानी बह रहा था, मतलब नॉर्मल हमारा ब्लड बह रहा था। अब क्या होता है कि मान लो इसके बीच में अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, यानी कि कोई रुकावट आ जाए, मान लो इस तरह का एक पहाड़ सा बन जाए इसके बीच में, अगर इस तरह का पहाड़ बन जाएगा तो क्या ब्लड जो हमारा पहले बह रहा था, यहाँ से अच्छे से बह रहा था, क्या अब वो इतनी अच्छे से बह पाएगा? नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, इतनी जगह तो हमारी कवर हो गई। तो अब जो ब्लड है उसके पास क्या होगा, इतना सारा ब्लड है, और उसको सिंपल क्या है, इतनी जगह मिल रही, कितनी जगह मिल रही, इतनी जगह मिल रही है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये कंडीशन भी हमारी वेजो कंस्ट्रिक्शन की हो जाएगी, यानी कि यहाँ पे जो हमारा ब्लड का जगह है ना वो कम मिल रही है, और इसकी वजह से जो हमारा ब्लड फ्लो है वो हमारे यहाँ पे भी कम होगा, और ब्लड अच्छे से नहीं बह पाएगा। तो जब इतने ब्लड को हमारे इतनी वाली जगह से निकलना पड़ेगा तो इस जगह क्या हो जाएगा, इस जगह भी हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो 3 केस आपने यहाँ पे क्या देखे। पहला केस हमारा, या तो अगर हमारा ब्लड जो वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाती है तब हमारा बीपी बढ़ जाता है। दूसरा, अगर हमारा ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है, यानी कि वॉल्यूम हमारा ज़्यादा हो गया, तब हमारा ब्लड बीपी बढ़ जाता है। और तीसरी हमारी क्या है, अगर इसके अंदर कोई रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाती है, यानी कि बीच में इस तरह के हमारे प्लैग बन जाते हैं। क्या होते हैं ये मैं अभी आपको बताऊंगा। तो इस तरह के अगर प्लैग बन जाते हैं ना, तब भी क्या होता है कि हमारे देखो इस ब्लड को क्या है, इतनी पतली जगह मिलती है, तो इसलिए यहाँ पर भी क्या है, हमारा ब्लड प्रेशर जो है बढ़ जाता है यहाँ पे। अब देखो ये जो हमारा है ना, इसको हम बोलते हैं वेजो कंस्ट्रिक्शन, इसको बोलते हैं ब्लड वॉल्यूम का बढ़ना, और इसको बोलते हैं इंक्रीज पेरीफेरल मस्कुलर रेजिस्टेंस। यानी कि जो मैंने अभी बताया, इसमें पता है क्या होता है, जैसे आप लोग कभी ना कहते हैं ना बहुत ज़्यादा ऑयली खाते हैं, बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल वगैरह, बहुत ज़्यादा लिपिड, जब ऑयली खाते हैं ना तो वो ऑयली क्या करेगा, वो धीरे धीरे हमारे ब्लड वेसल्स पे यहाँ पे जाके चिपक जाता है। अब ये ना आप एक अपने एक्सपेरिमेंट करके देखना, आप एक थाली लेना और उसके ऊपर डायरेक्टली घी डाल देना ऐसे, ठीक है। उसके बाद वो घी हटा लेना, उसके बाद जो घी होगा ना वो जब वहाँ पे ना थाली पे चिपक जाएगा, अब आपको क्या करना है, नॉर्मल उसको पानी से धोना है। आप देखोगे कि पानी से आप नॉर्मली इसको नहीं धो पाओगे, क्योंकि घी हमारा वहाँ पे चिपक गया होगा। फिर जब आप वहाँ पे साबुन वगैरह लगाओगे वो भी अच्छे से, तब जाके वो क्या हमारा हटता है। तो इसीलिए जब हम बहुत ज़्यादा फैटी, बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल, बहुत ज़्यादा लिपिड वाला सब्सटेंस खाते हैं, तो जो बेस्ट सब्सटेंस होता है, जब कुछ लिपिड का पार्ट हमारा ब्लड वेसल में इस तरह जाके चिपक जाता है, और जब एक चिपक गया तो उसके ऊपर दूसरा चिपक गया, तीसरा चिपक गया, और इस तरह करते करते क्या है, हमारा इस तरह का एक पूरा प्लैग तैयार हो जाता है। जो इस तरह का होता है, यहाँ प्लैग तैयार हो गए, और इनकी वजह से क्या होता है, हमारा ब्लड वेसल में यहाँ पे ब्लड बहने के लिए जगह कम हो जाती है, और उसकी वजह से ब्लड हमारे यहाँ पे प्रॉपर नहीं बह पाता, और इस चक्कर में यहाँ पे जब ज़्यादा ब्लड को कम जगह मिलेगी तो वहाँ पे क्या है, हमारा प्रेशर जो है बढ़ जाता है। तो ये 3 समझ गए। अब हम समझते हैं कि आखिर देखो ब्लड वेजो कंस्ट्रिक्शन हमारी ब्लड वॉल्यूम के बढ़ने से भी होती है, तो आखिर ये वेजो कंस्ट्रिक्शन, ब्लड वॉल्यूम और ये सब हो क्यों रहा है। तो इनके पीछे रीजन समझ लो। एक, हमारा ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है रास सिस्टम की वजह से, यानी कि वेजो कंस्ट्रिक्शन और ब्लड वेसल हमारा रास सिस्टम की तरह से बढ़ जाता है, और इसके बारे में आपको डिटेल्स में पढ़ना है जो यहाँ पे है, और ये एग्जाम में भी आता है, स्पेशल लिख के आता है कि आपको रास के बारे में स्पेशल बताना है। दूसरा, अगर मान लो यूरिनेशन कम कर रहे हो, यानी कि आपको पता है कि जो हमारा वेस्ट है ना वो टॉयलेट की तरह हमारी बॉडी से बाहर निकलता है। अब किसी मान लो से हमारा रीनल फेलियर, यानी कि हमारी किडनी अच्छे से काम नहीं कर रही, तो उस टाइम पे हमारा जो यूरिनेशन है, टॉयलेट बार बार नहीं आएगी, हमारा वेस्ट बाहर नहीं निकलेगा, और जो वेस्ट है हमारा किडनी के अंदर वो हमारा
हमारा ब्लड से ही निकलता है, यानी कि जो भी हमारी दवाइयाँ हो गई, कुछ भी खाने पे जो वेस्ट है ना, वो ब्लड के थ्रू हमारा किडनी में आके यूरिन की थ्रू बाहर निकलता है। तो जब हमारी यूरिनेशन कम हो जाएगी तो हमारा ब्लड वॉल्यूम जो है वो हमारा हाई अमाउंट में रहेगा, और ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा रहेगा तो ऑटोमेटिक हमारा बीपी जो है वो बढ़ा रहेगा। फिर हमारा यहाँ पे क्या होता है, सोडियम रिटेंशन। अब मान लो हमारे किडनी अच्छे से काम नहीं कर रही और सोडियम को हमारी बॉडी से बाहर नहीं निकाल पा रही, वो बार बार रिटेन हो रहा है, यानी कि बार बार हमारी बॉडी में आ जा रहा है, एब्जॉर्ब हो जा रहा है, तब भी हमारा ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, क्योंकि सोडियम हमारा ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है। फिर हमारा मान लो स्वेटिंग, हमको पसीना कम आ रहा है, जब पसीना कम आएगा तब भी हमारी बॉडी में सोडियम का अमाउंट बढ़ जाएगा और ये भी हमारे ब्लड वॉल्यूम को बढ़ाएगा। फिर यहाँ पे मान लो कि अगर हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम, नर्वस सिस्टम चालू हो गया तो इससे क्या होगा, हमारा कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है और ये भी हमारे ब्लड वॉल्यूम को बढ़ाएगा। अब ये दोनों क्या होते हैं ना, इसको चलो आगे समझते हैं। तो पहले हम बात करते हैं रास सिस्टम के बारे में। तो इस रास सिस्टम को हम बोलते हैं रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम, यानी कि यहाँ आर से हमारा रेनिन है, ए से एंजियोटेंसिन, ए से एल्डोस्टेरोन और ऐसे सिस्टम है। अब ये हमारा एक्टिवेट पता है कब होता है, जब हमारा जो किडनी है ना, वो किडनी सेंस करता है कि उसके पास जो है कम ब्लड आ रहा है, यानी कि लो बीपी के टाइम पे। अब जैसे यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, मान लो बेजो कंस्ट्रिक्शन हुई, अब मैं आपको सिंपल अगर दिखाऊँ, मान लो ये हुई हमारे में कहीं भी, तो आपको पता है कि यहाँ से जो पहला ब्लड हमारा इतने से जा रहा था वो ब्लड इतने से जाएगा नहीं, तो यहाँ पे जो ब्लड का फ्लो है वो हमारा कम होगा, ब्लड का जो अमाउंट है एक्चुअल में वो हमारा कम होगा। तो जब हमारा अमाउंट ब्लड का कम होगा, ब्लड हमारा कम हो जाएगा, तो ये जैसे ही हमारी किडनी सेंस करती है या फिर किडनी में हमारी कोई प्रॉब्लम आ जाए, किडनी का परफ्यूजन हमारा कम हो जाए, यानी कि किडनी कम ब्लड को ले पा रही है, तो किसी भी केस में जैसे ही किडनी सेंस करेगी कि बॉडी में ब्लड की कमी है या हमारे पास किडनी के पास ब्लड की कमी है, वो रिलीज करती है रेनिन नाम के हार्मोन को। अब रेनिन क्या करता है, तो हमारा जो लीवर होता है ना, लीवर से हमारा निकलता है एंजियोटेंसिनोजन। तो इस सब्सटेंस को रेनिन क्या करता है, रेनिन किडनी से निकलेगा, वो इस एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पे क्या बन गया, एंजियोटेंसिन 1 बन गया। अब यहाँ पे हमारा एक एंजाइम होता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ये क्या करेगा, एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर देता है। अब ये एंजियोटेंसिन 2 है ना, ये हमारे ब्लड वेसल्स में आएगा, और जैसे ही ये सब्सटेंस आएगा, इसका काम क्या होता है, ये हमारी बॉडी में वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाएगा, सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन यानी कि रिटेंशन बढ़ा देगा, हमारे सिंपैथेटिक सिस्टम को चालू कर देगा, हमारी वस्कुलर रेजिस्टेंस को चालू कर देगा। और अगर मैंने यहाँ पे क्या बताया कि वेजो कंस्ट्रिक्शन ले लो, चाहे हमारी वस्कुलर रेजिस्टेंस जो यहाँ पे बढ़ रही थी वो ले लो, सोडियम रीएब्जॉर्प्शन ले लो, यहाँ पे सोडियम रीएब्जॉर्प्शन जो बढ़ रहा था हमारा वो ले लो, या सिंपैथेटिक सिस्टम ले लो, चारों ही सिस्टम हमारे क्या रहेगा, ये बढ़ा देगा। और इनके बढ़ने की वजह से क्या होगा, हमारा बीपी बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा। तो आपको ये समझ आया कि ये क्या हो रहा था, कि ये हमारा रेनिन यानी कि किडनी करवा रहा था। एक और काम क्या होता है यहाँ पे, जैसे ये एंजियोटेंसिन 2 बना ना, इसका एक और काम है कि ये एड्रिनल कॉर्टेक्स से हमारे क्या करेगा, एल्डोस्टेरोन को रिलीज करवाएगा। और एल्डोस्टेरोन हमारा सब्सटेंस क्या करेगा, ये हमारे एक तो किडनी को और मोटिवेट करेगा कि भाई तू और रेनिन को निकाल, और ये हमारा जो और ज़्यादा रिलीज होगा और ज़्यादा बीपी बढ़ेगा। दूसरा एल्डोस्टेरोन क्या करता है, ये सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन को और बढ़ा देता है, और जैसे ही सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन हमारी बढ़ जाती है, हमारा ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है। क्योंकि अभी हमने कहा देखा, जैसे ही हमारा सोडियम रिटेंशन बढ़ेगा, ये हमारा क्या करेगा, ब्लड वॉल्यूम को बढ़ा देगा, और ब्लड वॉल्यूम हमारा जैसे ही जितना ज़्यादा होगा, हमारा बीपी उतना ज़्यादा होगा, क्योंकि वेसल्स का साइज इतना ही है। तो जब ब्लड का वॉल्यूम उधर ज़्यादा हो जाएगा तो हमारा ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इस तरह हमारा जो रास सिस्टम है वो पूरा काम करता है। रेनिन हमारा इधर एंजियोटेंसिनोजन से बढ़ाता है, और जो इधर हमारा एंजियोटेंसिन 2 है जो एल्डोस्टेरोन को बढ़ाता है, और ये हमारा किडनी को बढ़ाएगा, और इधर सोडियम एब्जॉर्प्शन से बीपी को और ज़्यादा बढ़ा देता है। तो यहाँ पे ये समझे पूरा रास सिस्टम, और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, दिमाग में लिख लो, रफ में लिख लो, जो मर्जी करो, इसको एग्जाम में लिख के आना, ठीक है। और ये ना सबसे बेस्ट तरीका है, अगर आपको पैथोफिजियोलॉजी लिखनी है, आप इस तरह फ्लो चार्ट की फॉर्म में लिख के आओ। थोड़ी बहुत लैंग्वेज मैंने यहीं पे पुट कर दी है, अगर छोटे मार्क्स में पूछा जाए तो आपको यही लिख के आना है, जो मेन हेडिंग है, और आप इसको आराम से लिख के आ सकते हो। बाकी डायग्राम ट्राई करो जितना आप बना सको, क्योंकि अगर आप ये बना के आओगे तो आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे आप समझ गए कि रास सिस्टम हमारा कैसे करता है। बाकी अब यहाँ बार बार ये दिख रहा है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारा एक्टिवेट हो रहा था, इधर भी हो रहा था, इधर भी हो रहा था। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है ना, ये आपको बताया कि इमरजेंसी वाला सिचुएशन है, यानी कि जब हमारी बॉडी में कोई भी इमरजेंसी आती है, फाइट फ्लाइट या फियर वाली, डर वाली कंडीशन आती है, ये एक्टिवेट हो जाता है। और जैसे ये एक्टिवेट होता है ना भाई, इसके एक्टिवेट होने से ऑटोमेटिक हमारी बॉडी में वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है, हमारा हार्ट रेट बढ़ जाता है, बहुत तेज दिल धड़कने लगता है, और हमारे जो रिलीज होते हैं एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन एंजाइम्स, और जो हमारे हार्मोन्स हैं, और ये भी हमारे देन फर्दर क्या करेंगे, वेजो कंस्ट्रिक्शन हमारी बॉडी में करवाते हैं। और हार्ट रेट से हमारा क्या होता है, कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है। अब कार्डियक आउटपुट
एक्चुअल में क्या होता है, अब देखो यहाँ पर अगर हम अपने विनोद जी को लेके आएँ तो हार्ट का काम हमारा क्या होता है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल से, यानी कि अगर इनके बड़े दिल को देखेंगे तो लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या है, हमारा जो ब्लड है वो पूरा बॉडी में जा रहा था। तो यहाँ पे ये देखा जाता है कि 1 मिनट के अंदर में हमारे जो ब्लड है वो कितने अमाउंट ऑफ ब्लड को, हमारा जो हार्ट है वो जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो कितने अमाउंट ऑफ ब्लड, यानी कि कितने ब्लड को हमारे 1 मिनट में यहाँ से यहाँ पे पंप कर रहा है, पास कर रहा है। और आप सरप्राइज हो जाओगे जान के कि हमारा जो हार्ट है वो इतना भाई इतना बेस्ट है कि वो 1 मिनट के अंदर लगभग 5 से 6 लीटर ब्लड को यहाँ पंप कर देता है। यानी कि हमारा जो पूरा बॉडी का ब्लड है ना वो 1 ही मिनट में पूरी बॉडी में घूम रहा है। तो आप समझ सकते हो कि कितना जल्दी जल्दी हमारा ये पूरा चलता रहता है। और इसके बावजूद भी अगर हमारा बीपी और बढ़ जाए और ज़्यादा प्रेशर हमारी इनमें वेसल्स में क्रिएट होने लगे तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसान है। और इस केस में हमारा जो हार्ट है वो हमारा काम करना बंद कर सकता है। तो सिंपैथेटिक सिस्टम आप क्या समझे कि ये वेसोकंस्ट्रिक्शन हमारी करवा देती है, हार्ट रेट हमारा बढ़वाता है, इससे कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है। यानी कि दिल हमारा क्या करेगा, जो यहाँ से इसको पास कर रहा था ना, जो लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारे यहाँ बढ़ रहा था, इस अमाउंट को और ज़्यादा इंक्रीज कर देगा। यानी कि अब 5-6 लीटर की जगह हमारा 7-8 लीटर तक ब्लड हमारा क्या होगा, पंप होने लगेगा। और इतना ज़्यादा अगर काम हमारा हार्ट करेगा तो हार्ट फेल होने के चांस है। भाई आप हो बंदे, आप अकेले से आप अगर 4 बंदों का काम करवाया जाए तो क्या होगा, बंदा या तो मर जाएगा या थक जाएगा, टूट जाएगा, बिखर जाएगा, यही होगा ना। तो अगर दिल से भाई ज़्यादा काम करवाया जाएगा तो दिल भी तो फेल हो जाएगा ना। तो यही सब है, ठीक है। वैसे भी आजकल लोगों ने दिल को इतने सारे कामों पे लगा रखे हैं, इतनी सारी लड़कियों पे लगा रखे हैं, ऑटोमेटिक ही भाई इतना बिजी रहता है उस पर, तुम डबल और कर दो ये काम तो और ज़्यादा फेल हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या समझे कि इन सब रीजन की वजह से हमारा जो बीपी बढ़ता है। बाकी और रीजन क्या है भाई, यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में भी लिखा है कि वेसोकंस्ट्रिक्शन हो रहा है। और रीजन क्या होते हैं, यहाँ पे आते हैं ये कॉजेज। यानी कि अगर हमारी किडनी खराब है तो ये रास सिस्टम से करेगी, हार्मोनल डिस्बैलेंस यानी कि एपिनेफ्रिन नॉरएपिनेफ्रिन ज़्यादा आ रहे हैं तो ये बढ़ाएंगे, कार्डियोवास्कुलर में कोई प्रॉब्लम है तब करेगा। इसके अलावा जैसे जब एज ज़्यादा हो जाती है तब हमारा जो बीपी है वो बढ़ा रहता है। अक्सर आपने देखा होगा जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं उनका बढ़ा रहता है। उसके अलावा जो मोटे ज़्यादा होते हैं, ओबेसिटी ज़्यादा होती है उनमें, और उनमें क्या प्रॉब्लम होती है, उनमें मेन ये प्रॉब्लम आती है, इसको हम बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी डिसीज। यानी कि यहाँ पे जो ये आर्टरीज है ना, इनमें ये इस तरह के प्लैग बन जाते हैं जो ब्लड फ्लो को कम कर देते हैं और इसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो ये ओबेसिटी जो मोटे लोग होते हैं उसमें। फिर जो लोग सोडियम का इंटेक ज़्यादा, यानी कि नमक ज़्यादा खाते हैं, भर भर के खा रहे हैं, उनको डायबिटीज़ हो जाती है, ग्लूकोज हो जाती है और उनको हाइपरटेंशन होती है। क्योंकि ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज जितना सोडियम क्या है, सोडियम जितना ज़्यादा हमारा ब्लड वॉल्यूम उतना ज़्यादा, ब्लड वॉल्यूम जितना ज़्यादा हमारा बीपी उतना ज़्यादा। फिर स्मोकिंग और एल्कोहल, ये तो भाई बहुत ही बुरे हैं। इनको जो कोई ज़्यादा यूज़ करता है ना, अब जो हेल्दी आजकल है वो तो चल जाते हैं, लेकिन जो ज़्यादा करते हैं अगर उनको दिल की बीमारी है तो ये बहुत ही घातक हो सकती है। फिर कुछ लोग एक्सरसाइज बहुत कम करते हैं तो उनमें भाई फिजिकली एक्टिव फिट नहीं रहते तो उनका बीपी बढ़ जाता है। फिर स्ट्रेस वगैरह ज़्यादा और फैमिली हिस्ट्री अगर किसी को पेरेंट्स में थी तो चांस होते हैं कि बच्चों में भी हाइपरटेंशन आ सकता है। तो ये कुछ हमारे कॉजेज थे, इनकी वजह से हमारे क्या होती है, वेसोकंस्ट्रिक्शन होती है, वेसिकल रेजिस्टेंस होती है, ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है और इन सब की वजह से हमारा जो बीपी है वो ओवरऑल बढ़ जाता है। तो ये पूरा हमारा पैथोजेनेसिस। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि बीपी एक्चुअल में हमारा कैसा होता है और अब आपको कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। बाकी इसके साइन एंड सिम्टम के बारे में बात करें तो वैसे तो जो बीपी है ना, इसको हम साइलेंट किलर नाम से जानते हैं। तो इससे भाई किसी को पता ही नहीं लगता क्या कैसे हो रहा है। तो एक तो ब्लड विजन हो जाता है, दिखना धुंधला कम हो जाता है, चेस्ट पेन, सीने में दर्द हो गया, हेडेक हो गया, सांस का कम आना, मतलब सांस नहीं सही से आती, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, कन्फ्यूजन हो जाता है, बहुत ज़्यादा दिमाग घूमता है, फैटिकनेस, थकावट बहुत ज़्यादा होती है और हार्ट बीट इरेगुलर हो जाती है। तो ये कुछ साइन एंड सिम्टम्स है हमारे। फिर क्या क्या नुकसान यानी कि कॉम्प्लिकेशन क्या है, तो एक हमारी आंखों की रोशनी जा सकती है, एक आंख की तो जा ही सकती है। फिर हमारा हार्ट फेलियर हो सकता है और हार्ट फेलियर का मतलब क्या है, हार्ट अटैक हमको आ सकता है। उसके अलावा हमारी किडनी फेल हो सकती है। ब्रेन स्ट्रोक क्या होता है, स्ट्रोक का मतलब क्या होता है कि हमारा जो ब्रेन है ना, वहाँ पे हमारा जो ब्लड अच्छे से नहीं पहुँच पाता, तब हमारे ब्रेन में जो अटैक आता है उसको हम ब्रेन स्ट्रोक बोलते हैं। फिर सेक्सुअल डिसफंक्शन भी हो सकता है, सेक्सुअली आपकी एक्टिविटी कम हो सकती है। तो ये कुछ हमारे नुकसान हैं जो हाई बीपी की वजह से हो सकते हैं। अब इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो लाइफ स्टाइल आपको चेंज करनी चाहिए, जो भी मतलब इस केस को कम करने के लिए हेल्दी खाना खाओ, लो साल्ट वाला सोडियम वाला खाना कम खाओ, वेट अपना कम रखो, फिजिकली एक्टिव रहो, स्मोकिंग, तम्बाकू, एल्कोहल सबको छोड़ दो, अपना स्ट्रेस को कम करके रखो या मैनेज करके रखो। दवाई के बारे में बात करें, हमारे एसी इनहिबिटर्स आते हैं, डायूरेटिक्स आते हैं, बीटा ब्लॉकर ये सब आते हैं। तो कैप्टोप्रिन, नाइट्रोप्रिन, बीटा ब्लॉकर ये दवाई, एट्रिनॉल, मेटाप्रोजोल, सोडियम नाइट्रोसेट, तो ये सारी जो गोलियां हैं ना, दवाई है ना, ये सब हमारी ना आप नेक्स्ट कॉलोजी में जाओगे तब अच्छे से पढ़ने वाले हो। और सोडियम नाइट्रोसेट ये हमारी GTN होती है, यानी कि ये इमरजेंसी में काम आती है। जीभ के नीचे लगाओ, तुरंत आपके जो वेसोडायलेटर जो यहाँ पे आपकी पतली हो रही थी ना, ये बहुत ज़्यादा इसको चौड़ी करेंगे, जिससे हमारा जो ब्लड फ्लो है वो अच्छे से बहने लगे और हम लोग को आराम मिले। तो ये इस तरह हमारे काम करते हैं। तो आई होप आपको जो है अच्छे से हाइपरटेंशन के बारे में सारा कुछ समझ आ गया होगा। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसलिए मैंने डिटेल्स में आपको अच्छे से पढ़ाया है।
तो अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के ऊपर, और ये भी हमारा कुछ इसी तरह का है। तो अब आपको अगर आपने हाइपरटेंशन अच्छे से समझ लिया है तो सारे के सारे टॉपिक आपको अब अच्छे से समझ आने वाले हैं। तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का मतलब एक्चुअल में क्या होता है, देखो यहाँ पे हार्ट फेलियर का मतलब है ना, ये हमारा डायरेक्टली हार्ट अटैक से है। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो हमारा हार्ट है, दिल है, वो यहाँ पे काम करना बंद कर देता है। अब एक्चुअल में यहाँ पे सिंपली क्या हो रहा है, तो हार्ट का हमारा काम क्या होता है, यानी कि जो हमारा दिल है उसका मेन काम क्या होता है, भाई बाबू सोना बाबू ये सब नहीं होता है। उसका मेन काम क्या होता है ना हमारे दिल का, वो होता है हमारे ब्लड को पंप करना। यानी कि स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था कि जो हार्ट है उसका सिंपल एक ही काम है कि वो क्या करेगा, इस ब्लड को पूरी बॉडी में पंप करेगा। और इस ब्लड को जब पूरी बॉडी में पंप करेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, जो हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन, न्यूट्रिशेंट्स हो गए, ये कोई ड्रग्स दवाई होगी, तो वो सारे के सारे हमारे ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में जहाँ भी पहुँचने होंगे, पैर के दर्द में, सर के दर्द में, वो वहाँ पे पहुँच जाता है। ठीक है, किसके थ्रू, ब्लड के थ्रू। और उस ब्लड को पंप कौन करता है, हमारा हार्ट पंप करता है। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं हार्ट फेलियर के बारे में। तो हार्ट फेलियर एक्चुअल में क्या होता है कि अब जो हमारा हार्ट है ना, वो अपना काम सही से नहीं कर पा रहा है, यानी कि बिलों दी जहाँ पे हार्ट अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है, और इसी को हम बोलते हैं हार्ट फेलियर। और हार्ट का मेन काम क्या होता है, ब्लड को पंप करना। तो सिंपल अगर बोलें तो इट इज़ अ प्रोग्रेसिव कंडीशन, एक हमारी बढ़ती हुई कंडीशन है। इसमें क्या होगा कि जो हमारा हार्ट है वो फेल हो जाता है ब्लड को पंप करने में सफिशिएंट अमाउंट में, जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सके। तो जैसे मैंने अभी आपको स्टार्टिंग बताया कि लगभग जो हमारा हार्ट है वो 1 मिनट में 5 से 6 लीटर ब्लड को यहाँ से पंप कर रहा होता है हर मिनट में। तो अगर मान लो हार्ट फेल हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो कम अमाउंट ऑफ ब्लड को यहाँ से पंप करेगा, यानी कि 3 से 4 लीटर, 2 लीटर, या फिर पंप ही नहीं कर पाएगा। तो उस केस में हम बोलते हैं कि हमारा हार्ट जो है फेल हो गया। ऑब्वियसली बात है, आप लोग पैथोलॉजी की पढ़ाई कर रहे हो, अब आपको पता है कि 100 में से 50 नंबर लेके आने हैं। अब एग्जाम आपका हुआ और अगर आपके 50 में से कम नंबर आते हैं तो क्या बोलेंगे, भाई बच्चा फेल हो गया, क्योंकि पास कम माने जाते हैं जब आप 50 से ऊपर नंबर लेके आते हैं। उसी तरह हमारा जो हार्ट है उसका काम क्या है, ब्लड को पंप करना। तो अगर हमारा हार्ट ब्लड को पंप नहीं करेगा तो उस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे, हमारा जो हार्ट है वो फेल हो गया, और इसी को हम बोलते हैं हार्ट फेलियर। बाकी यहाँ पे जो कंजेस्टिव वर्ड है ना, वो क्यों आया ये आपको आगे पता चलेगा। तो सिंपल आप समझ गए, ये हमारा पूरा जो मैंने अभी आपको बताया, लंग से O2 इधर आएगा, इधर से बॉडी में जाएगा, बॉडी से CO2 इधर से CO2 लंग्स में। तो ये जो काम है हमारा मेन, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड को पूरी बॉडी में पंप करना, ये वाला काम हमारा ब्लड हार्ट अच्छे से नहीं कर पाता, ब्लड को पंप नहीं कर पाएगा, तो हमारा फेल माना जाता है। अब ये हमारे बेसिकली 2 तरह का होगा, एक होगा लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर और एक होगा राइट साइड हार्ट फेलियर। अब इसमें मेनली क्या होता है, लेफ्ट साइड में अगर देखा जाए तो देखो यहाँ पे लेफ्ट साइड हमारी ये होती है लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट साइड हमारी ये होती है। तो लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या होगा कि जो हमारा हार्ट है वो अच्छे से ब्लड को यहाँ पे पंप नहीं कर पाता। क्या नहीं कर पाता, पंप नहीं कर पाता। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर। और ये सबसे मोस्ट कॉमन होता है, और इसमें लेफ्ट वेंट्रिकल हमारे क्या होते हैं, ब्लड को अच्छे से पंप नहीं कर पाते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारा ब्लड है ना, जो फ्लूइड है, वो हमारा लंग्स के अंदर भर जाता है और हमें सांस लेने में दिक्कत होती है। अब ये क्या हुआ, तो देखो यहाँ पे क्या है कि लंग्स से हमारा ऑक्सीजन इधर आ रहा था, कोई मतलब ऑक्सीजन वाला ब्लड हमारा इधर आ रहा था, तो ये ब्लड इसमें आ रहा था, देन इसमें आ रहा था, देन इससे इधर जा रहा था। अब मान लो कि लेफ्ट वेंट्रिकल ने क्या किया, यहाँ पे ब्लड हमारा भरा हुआ है और लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करना है, ब्लड को इधर पंप करना है। लेकिन क्या हो रहा है कि लेफ्ट वेंट्रिकल हमारा ब्लड को पंप नहीं कर पा रहा है, और इसकी वजह से क्या होगा, अब जो आगे, क्योंकि यहाँ पे जगह ही नहीं है, जब यहाँ पे जगह नहीं है तो ये वाला इसमें पंप नहीं कर पाएगा, और जब ये वाला इसमें पंप नहीं कर पाएगा तो जो लंग्स के अंदर ब्लड हमारा जो ऑक्सीजन को ले चुका है वो हमारा क्या होगा, वो हमारा इधर पंप नहीं कर पाएगा। और इसकी वजह से क्या होगा कि हमारे लंग्स के अंदर क्या है, ये जो फ्लूइड है हमारा कम कम आएगा, तो वो फ्लूइड हमारे लंग्स के अंदर ही भरने लगेगा। और लंग्स के अंदर फ्लूइड भरेगा तो लंग्स में क्या हो जाएगा, ऑडिमा, यानी कि एक तरह से स्वेलिंग टाइप होने लगेगा और लंग्स के अंदर ही पानी भर जाएगा, और मतलब जो फ्लूइड है हमारा, लिक्विड है, जो खून वगैरह वो भर जाएगा, और उसकी वजह से हमें सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगेगी। तो ये हमारा होता है लेफ्ट साइड वाला हार्ट फेलियर, यानी कि लेफ्ट साइड से हमारा हार्ट जो है पूरा फेल हो गया। अब लेफ्ट साइड वाला हमारा 2 तरीके का होता है, एक होता है सिस्टोलिक हार्ट फेलियर, एक होता है डायस्टोलिक हार्ट फेलियर। सिस्टोलिक में क्या होता है, सिस्टोलिक का मतलब मैंने आपको पहले भी अच्छे से समझाया था, कॉन्ट्रैक्शन को हम सिस्टोलिक बोलते हैं और रिलैक्सेशन को हम डायस्टोलिक बोलते हैं। जो CHF वाले पार्ट में आया वो हमने ये हाइपरटेंशन वाले पार्ट में अच्छे से समझाया था। तो हमारा जो सिस्टोलिक हार्ट फेलियर क्या होता है कि जब हमारा लेफ्ट साइड वाला जो वेंट्रिकल है ना, वो क्या करता है, वो यहाँ से इसको कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद क्या करेगा, ब्लड को यहाँ निकालेगा। लेकिन वो कॉन्ट्रैक्शन में क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। और इसकी कॉन्ट्रैक्शन में फेल होने की वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टोलिक हार्ट फेलियर, यानी कि वो सिस्टोल यानी कि कॉन्ट्रैक्ट करने में हमारा हार्ट फेल हो गया, तो इसको हम क्या बोल देंगे, सिस्टोलिक हार्ट फेलियर बोलेंगे। और इसको मेनली हम क्या बोलेंगे, पंपिंग प्रॉब्लम है, क्योंकि जब कॉन्ट्रैक्ट करता है ना हार्ट, तभी हमारा वो ब्लड को पंप करता है। और इस केस में हमारे आफ्टर लोड, स्ट्रोक वॉल्यूम और कार्डियक आउटपुट
हमारे तीनों कम हो जाते हैं। ये आपको आगे समझ आएगा। फिर हम पढ़ते हैं यहाँ पे डायस्टोलिक हार्ट फेलियर। अब डायस्टोलिक हार्ट फेलियर में क्या होता है, मान लो कि हमारा जो हार्ट है वो स्लोली क्या कर रहा है, इसको यहाँ पे निकाल रहा है, यानी कि ब्लड को निकाल भी दिया, लेकिन जब ये निकालता है तो क्या होता है, हार्ट हमारा सिकुड़ता है, पतला होता है। तो जैसे मान लो ये हमारा हार्ट था यहाँ पे, तो जब इसने ब्लड को यहाँ से पंप किया तो हमारा हार्ट क्या हो गया, इस तरह से पतला हो गया, लेफ्ट साइड से क्या हो गया, पतला हो गया, और इसने ब्लड को निकाल दिया। अब क्या होता है कि हमारा ब्लड वापस रिलैक्स नहीं हो पाता, यानी कि वापस खुल नहीं पाता। और जब हार्ट हमारा वापस खुल नहीं पाएगा तो इसके अंदर हमारा जो ब्लड है वो फिर से भरेगा कैसे, क्योंकि रिलैक्सेशन भी हमारे लिए उतनी ही जरूरी है जितनी कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि रिलैक्सेशन के टाइम पे हमारा जो हार्ट है उसमें रीफिलिंग होती है, दोबारा ब्लड हमारा भरा जाता है। तो डायस्टोलिक का मतलब होता है रिलैक्सेशन, और डायस्टोलिक हार्ट फेलियर में क्या होगा, हमारा जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो फेल हो जाता है अपने आप को रिलैक्स करने में। और ये ऐसा क्या होगा, क्योंकि मान लो जो मसल्स हैं वो हमारे स्टिफ हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा कड़क हो जाते हैं, टाइट हो जाते हैं, और इसकी वजह से जो हमारा हार्ट है वो अपने आप को दोबारा रिलैक्स नहीं कर पाता, उसके अंदर ब्लड नहीं भर पाता। और जब ब्लड नहीं भर पाएगा तो भाई ऑब्वियसली बात है कि ये भी हमारे हार्ट फेलियर हो जाएगा। नो रिलैक्सेशन नो फीलिंग, तो ये हमारी एक फीलिंग प्रॉब्लम है, यानी कि पहले में हमारी पंपिंग प्रॉब्लम है, पंप नहीं कर पा रहे, ये हमारी फीलिंग प्रॉब्लम है। इसमें प्रीलोड, स्टॉक वॉल्यूम, कार्डियक आउटपुट सब कम हो जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे, देखो लेफ्ट साइड के दोनों आप सब समझ गए। राइट साइड में बात करें तो राइट साइड में सिंपली क्या होता है कि जो राइट वेंट्रिकल है वो ब्लड को क्या है, पंप नहीं कर पाता लंग्स के अंदर, क्योंकि राइट वेंट्रिकल का काम क्या होता है, ये ब्लड को यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट करके पंप करके लंग्स में पहुंचाता है। और जब ये अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा तो जो हमारा ब्लड है ना वो सब इधर भर जाएगा, और इधर भरने की वजह से क्या है कि अब जो हमारा फ्लूइड है ये भरा है, उसके बाद ये भरा है, तो हमारे यहाँ से जो CO2 वाला ब्लड है वो भी इधर नहीं आ पाएगा, तो हमारा बॉडी में इधर भी फ्लूइड भर जाता है। और इसकी वजह से क्या होगा, हमारे जो बॉडी, जैसे हमारा पेट का हो गया पार्ट, थोड़ा लेग्स हो गए, फीट हो गए, या हमारे कुछ और ऑर्गन्स हो गए, तो इसमें हमारी स्वेलिंग आ जाती है, क्योंकि वहाँ पे हमारा जो फ्लूइड है वो बैकअप कर जाता है, यानी कि भर जाता है, क्योंकि जो हमारा फ्लूइड है वो आगे यहाँ से निकल नहीं पा रहा है। तो एक तरह से इसने क्या किया, भाई हार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जब इसने अपने काम रोक दिए तो हमारी पूरी बॉडी का, लंग्स का, हर तरफ जो हमारा फ्लूइड है वो रुक जाएगा, और इसकी वजह से यहाँ पे स्वेलिंग, ये पूरा हमारा फ्लूइड भर जाता है। तो यहाँ पे हार्ट फेलियर समझ गए। अब कंजेस्टिव का मतलब क्यों समझे, कंजेस्टेड आप लोगों ने बड़ा देखा होगा, भाई बहुत ही ज़्यादा कंजेस्टेड हो गया, यानी कि बहुत ज़्यादा भीड़ हो गया, ये हो गया। तो वही यहाँ पे होता है कि यहाँ पे जब लेफ्ट वेंट्रिकल में हमारा ये भर जाता है ना पूरा ब्लड, उसके बाद ऊपर से आ रहा है, लेकिन इधर भी भरा हुआ है, इधर भी भरा हुआ है, यहाँ से ब्लड आ रहा है, वो यहाँ से निकल नहीं पा रहा, तो लंग्स के अंदर भी हमारा ब्लड भर गया, वो यहाँ स्वेलिंग कर रहा है, तो सारा मामला एकदम कंजेस्टेड हो गया, बहुत ज़्यादा मतलब फंस गया है। और उसकी वजह से क्या है, हमारा ब्लड इधर उधर ये पंप नहीं कर पा रहा है, इधर भी फंस गया इधर, तो इसको हम कंजेस्टेड बोल देते हैं। और इस कंजेस्शन की वजह से, यानी कि जब ये पूरा हमारा भर जाता है तो एक टाइम पे आके हार्ट हमारा दम तोड़ देता है कि अब हमसे नहीं होगा, और उस टाइम पर हम इसको क्या बोलते हैं, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर बोलते हैं। यानी कि अगर इसकी वजह से हमारा हार्ट फेल होता है, हमको हार्ट अटैक आता है, तो उसको हम कंजेस्टेड हार्ट फेलियर बोल देते हैं। बाकी ये हमारा होता क्यों है, तो इसके एटियोलॉजी को समझने से पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा बहुत इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे पहला मतलब पैथोजेनेसिस समझ लेते हैं, देन आपको कॉजेज अच्छे से समझ आ जाएंगे। तो पहला हमारा होता है हाइपरटेंशन। अब देखो यहाँ पर हाइपरटेंशन होगा तो हाइपरटेंशन की वजह से क्या है, ये पूरा हमारा दब जाएगा, बीपी हमारा बढ़ जाएगा, लेकिन यहाँ से जो ब्लड वॉल्यूम यानी कि हमारा जो ब्लड का अमाउंट जाना था वो कम हो जाएगा। और उसकी वजह से यहाँ पे हाइपरटेंशन से बेजो कंस्ट्रिक्शन होती है, और ये बेजो कंस्ट्रिक्शन इस तरह से होती है, और ये बेजो कंस्ट्रिक्शन हमारे आफ्टर लोड को बढ़ा देती है, ये मैं आपके आगे बताऊंगा। और आफ्टर लोड की वजह से हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम जो है वो कम हो जाता है, और हमारा कार्डियक आउटपुट भी कम हो जाता है। इधर बात करें, इधर हमारी कोरोनरी आर्टरी डिसीज हो गई, जो हमारी ये थी, जो मैंने रेजिस्टेंस बोला था आपको पिछले में, यानी कि जो हाइपरटेंशन में हमने ये वाली बात की थी ना, ये हमारी क्या है, कोरोनरी आर्टरी डिसीज है। आजा भाई, तो यहाँ पे ये जो आपको दिख रही होगी, इसी को हम कोरोनरी आर्टरी डिसीज बोलते हैं। जब हमारा जो प्लेग है वो यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, और उसकी वजह से हमारी जो कोरोनरी वो यहाँ पे हट जाता है। अब इसको कोरोनरी आर्टरी डिसीज क्यों बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो कोरोनरी है ना, ये कोरोनरी हमारा वर्ड हार्ट को डिनोट करता है, यानी कि ये जो हमारी है ये हमारी हार्ट की होंगी, लेफ्ट वेंट्रिकल से जो हमारी ऑर्टा जाती है इसको हम कोरोनरी आर्टरी बोल सकते हैं। जो हमारी इधर भैली, इनको हम कोरोनरी आर्टरी बोलेंगे, क्योंकि ये हमारी हार्ट की मसल्स हैं, जो हार्ट की ब्लड वेसल्स है, हार्ट की आर्टरीज है, इसीलिए बोलते हैं। तो जो हमारी हार्ट की आर्टरीज में कोई इस तरह की बीमारी हो जाती है तो वहाँ भी जो हमारा फॉर्मेशन ऑफ प्लग हो जाएगा, और इससे हमारा जो ब्लड फ्लो है वो अच्छे से नहीं बह पाएगा, और ब्लड का अमाउंट कम हो जाएगा। तो दोनों ही केस में क्या होगा, इधर वेजो कंस्ट्रिक्शन होगा, ब्लड का अमाउंट कम होगा, इधर ब्लड फ्लो हमारा कम हो गया, इसकी वजह से दोनों ही केस में हमारा क्या होगा, स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो जाएगा, और स्ट्रोक वॉल्यूम कम हुआ तो हमारा कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा। अब फटाफट जो है स्ट्रोक वॉल्यूम कार्डियक आउटपुट को समझ लेते हैं। स्ट्रोक वॉल्यूम होता है कि ये हमारा अमाउंट होता है ब्लड जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल पंप करता है। यानी कि आपको एक चीज़ पता है कि जो हमारा दिल है वो हमारा लगभग 72 बार धड़कता है। तो जब दिल हमारा
हमारा एक बार धड़कता है ना, एक बार लब डब करता है, तो उस टाइम पे हमारा जो ब्लड है वो कितने यहाँ पे रिलीज करता है, यानी कि एक बीट पर, एक मिनट में 72 बार धड़केगा तो एक बीट पर हमारा ब्लड कितना निकल रहा है वो, और जो टोटल हमारी मतलब एक मिनट में कितनी बार दिल धड़कता है तो वो 72 बार धड़कता है। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि स्ट्रोक वॉल्यूम और हार्ट रेट जब दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तब जाके जो हमारा कार्डियक आउटपुट है वो टोटल निकल के आ पाता है। और कार्डियक आउटपुट मैंने बता दिया कि टोटल हमारा एक मिनट के अंदर कितना जो ब्लड है वो इस लेफ्ट वेंट्रिकल ने बाहर निकाला वो। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये जो मैंने आपको बताया था अभी, जो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है, इसमें क्या हो रहा है कि ये हमारा जाम हो गया, ये हमारा जाम हो गया, ये जाम हो गया, ये जाम हो गया। तो जब ये चारों जाम हो जाएंगे तो उसकी वजह से क्या होगा कि हमारा जो स्ट्रोक वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा ये हार्ट है ये तो यहाँ से ब्लड को निकाल ही नहीं पा रहा है। तो जब ब्लड नहीं निकलेगा तो स्ट्रोक वॉल्यूम डाउन है, और जब स्ट्रोक वॉल्यूम डाउन है तो हमारा कार्डियक आउटपुट भी डाउन है, क्योंकि ब्लड तो हमारे यहाँ से निकल ही नहीं पा रहा। और जब ब्लड निकलेगा ही नहीं तो कार्डियक आउटपुट कहाँ से आएगा, तो सारा का सारा हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पे डाउन में चला जाता है। और जब यहाँ पे सब बाहर नहीं निकल पाएगा तो हमारे हार्ट के अंदर जो ब्लड का अमाउंट है वो बढ़ जाता है, और इसी हार्ट के अंदर जो ब्लड का अमाउंट है वो बढ़ जाता है, इसी को हम कंजेशन बोल देते हैं, और यही कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का कॉज करता है। और ये हमारा पूरा आपने यहाँ पे देख लिया, ठीक है। एक और रीजन यहाँ पे होता है, वो होता है फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि यहाँ पे क्या है, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, यानी कि यहाँ पे जो हमारी एबिलिटी है, यानी कि जो हार्ट की हमारी मसल्स है ना वो अपने आप काम करती हैं, और वो क्या करेंगी, खुद ही जनरेट करके वो करेंगे, इसको कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, और उसकी वजह से निकलता है। तो ये जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है, यानी कि जो इनको यहाँ पे प्रेस होने की क्षमता है वो भी हमारी कम हो जाती है, और उसकी वजह से भी हमारा कार्डियक आउटपुट जो है कम हो जाता है। तो ये सारा होता है। एक हमारी कोरोनरी आर्टरी डिसीज हो गई, इसकी वजह से हमारा जो हार्ट पूरा यहाँ पे ब्लॉकेज सी बन जाएगी। एक हमारा वेजो कंस्ट्रिक्शन हो गया, यहाँ भी ब्लड हमारा कम हो गया, और एक हमारी यहाँ पे फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ये हमारी कम होगी, और इन तीनों की वजह से हमारा क्या होगा, यहाँ पे जो कार्डियक आउटपुट है वो यहाँ पे निकल नहीं पाता, ये पूरा का पूरा इलाका हमारा यहाँ पे जो है जाम हो जाता है। तो अब तक तो आपने प्रॉब्लम देखी, प्रॉब्लम क्या थी कि हमारा कार्डियक आउटपुट कम हो गया, स्ट्रोक वॉल्यूम हमारा कम हो गया, लेकिन इस प्रॉब्लम ने आगे जाके क्या किया ना, इसको और समझो। अब देखो जैसे ही हमारी ये प्रॉब्लम हुई, यहाँ सब जाम हो गए, तो इसकी वजह से क्या होगा, अब जो हमारा हार्ट है, हार्ट का मसल्स है ना, वो अपने आप को ठीक करने के लिए काम करती है और मेहनत करेगी, और वो उल्टा क्या करेगी, हार्ट फेलियर करवाती है। आप समझो कैसे। अब देखो कार्डियक आउटपुट हमारा डाउन हो गया, जब कार्डियक आउटपुट डाउन हो जाएगा तो हमारा जो हार्ट रेट है ना वो बढ़ेगा। अब हार्ट रेट आपको पता होगा क्या होगा कि हार्ट रेट अगर हमारा बढ़ जाता है बाई चांस, तो हमारा कार्डियक आउटपुट बढ़ना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि हार्ट रेट हमारा क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि वो कार्डियक आउटपुट को मेंटेन करना चाहता है। तो जब हमारा हार्ट रेट बढ़ेगा तो इससे क्या होगा, हमारा जो हार्ट है उसको काम और करना पड़ेगा, यानी कि जो हार्ट पहले से एक तो पूरा कंजेस्टेड है, उसके बाद हमारे हार्ट के ऊपर क्या है, जो वर्कलोड है वो और ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है, क्योंकि हार्ट रेट अपने आप को क्या बढ़ा रहा है, क्योंकि जिससे हमारा कार्डियक आउटपुट मेंटेन हो पाए। लेकिन यहाँ मेंटेन होने की जगह क्या हो जाता है कि हमारा जो जो हमारा हार्ट है उसके ऊपर वर्कलोड बढ़ जाता है, और उसकी वजह से जो हमारा हार्ट है वो यहाँ पे फेल हो जाता है। पहला रीजन। दूसरा रीजन समझते हैं कि यहाँ पे देखो कार्डियक आउटपुट हमारा पूरा बाहर मतलब डाउन हो गया, और उसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो आर्टियल प्रेशर है, जो हमारी मतलब आर्टरीज होती है ना इसमें, जो पूरी ब्लड के अंदर, ये मैं आर्टरीज में आपको इस तरह दिखा देता हूँ। ये मान लो हमारा हार्ट है, और हार्ट में ये जो पूरी दिख रही है ये हमारी आर्टरीज होती हैं, और ये कॉरोनरी यानी कि हार्ट की है तो ये पूरी कॉरोनरी आर्टरीज कहलाती हैं। तो इन आर्टरीज के अंदर भी हमारा ब्लड बह रहा होता है। तो ये जो ब्लड है ये जैसे ही सेंस करता है कि यहाँ पे ब्लड प्रेशर कम है, क्योंकि भाई कार्डियक आउटपुट कम हो गया, ब्लड कम निकल रहा है तो प्रेशर कम है। जैसे ये प्रेशर कम होता है ना, हमारे किडनी के पास भी कम ब्लड पहुँचेगा, और किडनी जैसे इसको सेंस करेगी, मैंने आपको पहले ही बताया, किडनी ने जैसे ही सेंस किया ब्लड कम है, वो तुरंत क्या करेगी, रेनिन को रिलीज करेगी। और वही जो हमने हाइपरटेंशन में देखा कि रेनिन हमारा एंजियोटेंसिन से एंजियोटेंसिन 1, फिर एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2, उसके बाद हमारा एल्डोस्टेरोन, और एल्डोस्टेरोन क्या करेगा, ये हमारा एक तो वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाता है, जो हमारा स्टार्टिंग में हमने देखा वेजो कंस्ट्रिक्शन, जो हमारा इसका एक और है। तो ये एक तो वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाता है, दूसरा ये एल्डोस्टेरोन को रिलीज करेगा, जो सोडियम और वाटर की रिटेंशन को बढ़ाएगा, जो अल्टीमेटली हमारे ब्लड वॉल्यूम को बढ़ा देगा। और जब ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो ऑब्वियसली बात है, ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा तो हमारा प्रीलोड बढ़ेगा, और प्रीलोड बढ़ने की वजह से क्या है, हमारा कार्डियक वर्कलोड फिर से हमारे हार्ट को काम ज़्यादा करना पड़ेगा, और हमारा हार्ट फेल हो जाएगा। तो अब मुझे लगता है कि आपको प्रीलोड बताने की यहाँ पे जरूरत है, तब आपको ये आगे की कहानी समझ आएगी। देखो प्रीलोड एक्चुअल में क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ ब्लड दैट एंटर द लेफ्ट वेंट्रिकल। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे सिंपल हमारे रेनिन ने अल्टीमेटली क्या किया कि हमारे ब्लड वॉल्यूम को बढ़ा दिया, और जब ब्लड वॉल्यूम हमारा बढ़ा तो ब्लड हमारा क्या होगा, ब्लड हमारे यहाँ पे आएगा इनके पास। अब ये तो पहले से भरे हुए हैं, और अब प्रीलोड क्या होता है, प्रीलोड होता है कि जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है उसमें कितना ज़्यादा ब्लड हमारा भरा जाता है, और जितना ब्लड भरा जाएगा वही हमारा आगे पास होता है। लेकिन ये हमारा पहले से भरा हुआ है, और ऊपर से हमारा जब ब्लड और आएगा तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें जो प्रीलोड है वो हमारा बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लोड हमारा और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, ब्लड हमारा और बढ़ता जा रहा है। अब ये पंप कर नहीं रहा है, इसमें और ब्लड आया
बढ़ाया जा रहा है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि अब जो हमारा ये है, ये इसका कार्डियक जो दिल है हमारा और कोशिश करेगा काम करने की, और उस चीज़ में हमारा जो कार्डियक वर्कलोड है वो बढ़ेगा और हमारा जो हार्ट है वो यहाँ पे फेल हो जाएगा। तो यहाँ पे पूरा सारा फिनोमेना हो गया, हमारा ब्लड वॉल्यूम बढ़ गया और वो अल्टीमेटली हमारा क्या करेगा, इस कार्डियक हार्ट को फेल कर देगा। थर्ड काम क्या होगा, यहाँ पे स्ट्रक्चरल चेंज होते हैं, यानी कि जो हमारा हार्ट है उसकी जो मसल्स हैं वो यहाँ पे चेंज करेंगे। क्यों करेंगे, जिससे हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ जाए। अब इसमें दो तरह के चेंज होते हैं, एक होता है डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। अब यहाँ पे क्या है, जो हमारी हार्ट की जो मसल्स है ना वो अपने आप को डायलेट करेंगी, थोड़ा सा बड़ा करेंगी, जिससे सारे कुछ जगह बन जाए, ये हो जाए। लेकिन उस डायलेट करने के चक्कर में क्या होता है कि जो हमारी मसल्स है ना, जो जैसे ब्लड जो हार्ट की मसल्स मायोकार्डियम ये मसल्स हमारी बहुत ज़्यादा वीक कमजोर हो जाती है, पतली हो जाती हैं, और इसकी वजह से क्या होगा कि अब वो क्या है, इतनी मजबूत नहीं रही कि वो भाई इसको कॉन्ट्रैक्ट कर सके। पहले से अटका हुआ था, कमजोर और हो गई। तो अब यहाँ पे क्या होगा, हमारा जो हार्ट है वो यहाँ पे फेल हो जाता है। सेकंड काम क्या होगा स्ट्रक्चरल चेंज में, कि हमारा हो जाता है हाइपरट्रॉपिक। इसमें क्या होता है, हमारी जो ये है ना वॉल्स, ये हमारी थोड़ी मोटी हो जाती है, मजबूत हो जाती है। लेकिन इनके मोटे होने की वजह से क्या है कि ये स्टिफ हो जाते हैं, स्टिफ मतलब एकदम हार्ड हो जाती हैं। और जब हार्ड हो जाएंगी तो ये हमारे रिलैक्स नहीं कर पाती। जो मैंने आपको बताया था राइट साइड वाला कि सॉरी हमारे ये डायस्टोलिक वाला, कि यहाँ पे ये रिलैक्स नहीं कर पाएंगी, हार्ड हो गई। और इस रिलैक्स ना करने की वजह से क्या है कि इनके अंदर हमारा जो है हार्ट मतलब ब्लड हमारे फिर से नहीं भर पाएगा और हमारा फिर से यहाँ पे फेल हो जाएगा। तो यहाँ पे आई होप आपको सारा समझ आ गया होगा। अब जो आफ्टर लोड रह गया था ना, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि ये हमारे प्रेशर या फिर स्ट्रेस होता है जो लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करेगी, इजेक्शन के टाइम पे लगाती है, और ये मेनली हमारा वस्कुलर रेजिस्टेंस इन सबको क्लियर वो करता है। तो अब यहाँ पे क्या है कि जैसे देखो, जब हमारे यहाँ पे वेजो कंस्ट्रक्शन सारा कुछ होगा तो जो यहाँ लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड है ना जो फंसा हुआ है, उसको निकालने के लिए जो हमारा हार्ट है वो क्या करेगा, और ज़्यादा प्रेशर और ज़्यादा स्ट्रेस लगाएगा। तो उसी स्ट्रेस को हम आफ्टर लोड बोलते हैं, यानी कि प्री लोड हमने यहाँ पे सारा अपना मटेरियल लोड कर लिया, अब उस लोड किए हुए ब्लड को बाहर निकालने के लिए हम उसको बोलते हैं आफ्टर लोड। तो जब आफ्टर लोड बहुत ज़्यादा लगेगा तो ये हमारा क्या है, और ज़्यादा ब्लड का मतलब कार्डियक जो वर्क लोड है वो बढ़ेगा और हमारा हार्ट जो है यहाँ पे फेल हो सकता है। तो इस तरह ये पूरा काम करता है। तो अगर एक बार देखें, हाइपरटेंशन, वेजो कंस्ट्रक्शन बढ़ा, आर्टरी में कोई प्रॉब्लम हुई और इन वजह से क्या है, हमारा ब्लड फ्लो कम हो गया और हमारा आफ्टर लोड यानी कि जो हमारा काम था वो और ज़्यादा बढ़ गया। तो इसकी वजह से हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम यानी कि ब्लड प्रॉपर मतलब वहाँ पे आउट नहीं कर पा रहा है, कार्डियक आउटपुट हमारा डाउन हो गया, और इधर हमारा फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन यानी कि दिल का जो कॉन्ट्रैक्ट करना भी कम हो गया। तो इन सब की वजह से हमारा जो ब्लड है वो इसमें बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, और ज़्यादा भरे की वजह से उसको बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं, तो हमारा हार्ट जो है फेल हो सकता है। इसको मेंटेन करने के लिए हमारा प्रेशर जो मतलब कम होगा, किडनी सेंस करके यहाँ ब्लड वॉल्यूम को और बढ़ा देगी, और जब ब्लड वॉल्यूम और बढ़ जाएगा तो हमारा हार्ट पे और लोड बढ़ेगा और वो मर जाएगा। हार्ट रेट बढ़ता है कि भाई कार्डियक आउटपुट को नॉर्मल ले सके, ये हार्ट के लिए और काम बढ़ाएगा और हमारा हार्ट मर जाएगा, लॉस होएगा। फिर हमारे इसको स्ट्रोक वॉल्यूम को ठीक करने के लिए हमारे कुछ चेंजेस होते हैं। तो कार्डियोमायोपैथी क्या है, हमारी जो मसल्स में कुछ प्रॉब्लम हो गई, पहला डायलेटेड है कि हमारी मसल्स बहुत ज़्यादा चौड़ी हुई लेकिन उसमें वो कमज़ोर हो गई तो वो पंप नहीं कर पाई। दूसरे में क्या है, हाइपरट्रॉपिक, हमारी वो मोटी हो गई लेकिन मोटी होने की वजह से वो स्टिफ हो गई, जिससे वो हमारे हार्ट में ब्लड को प्रॉपर भर नहीं पाई, तो ये प्रॉब्लम होगी। तो ये सारी प्रॉब्लम हमारी इसमें होती है। अब ये सब चीज़ें क्यों आती है, तो इसके पीछे कॉजेस क्या है। देखो, हाइपरटेंशन आपको पता चल गया, कार्डियक स्ट्रक्चर में अगर कोई नॉर्मल हो गया, उसके फंक्शन, कंडक्शन, रिदम में कोई प्रॉब्लम होगी, फिर कोरोनरी आर्टरी डिसीज हो गई। फिर एंडोकार्डियम क्या है कि अगर हमारे जो हार्ट के वॉल्व्स होते हैं ना, जो यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, इनके बीच में जो वॉल्व्स लगे होते हैं, अगर इनमें कोई इन्फेक्शन हो गया तो हमारा जो ब्लड है वो ईजिली इधर उधर पास नहीं हो पाएगा, ये प्रॉब्लम हो गई। मायोकार्डिस क्या है कि हमारी हार्ट मसल्स में कोई प्रॉब्लम हो गई, और यहाँ पे क्या है, कार्डियोमायोपैथी कोई डिसीज हो गई जो डायलेट हो रही थी और हाइपरट्रॉपिक हो रही। बाकी कुछ रिस्क फैक्टर है जिसकी वजह से हमें ये हो सकता है। तो जैसे अगर बीपी ज़्यादा बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो जाता है, डायबिटीज़, स्मोकिंग, अल्कोहल, फैमिली हिस्ट्री, वायरल इन्फेक्शन, तो ये सब है। बीपी ज़्यादा तो आपने यहाँ देख ही लिया, हाई कोलेस्ट्रॉल है तो हमारी ये डिसीज़ कर सकती है। तो ये हमारी प्रॉब्लम है जो CHF को यहाँ पे कॉज करती हैं, और ये सारे फंडे मैंने आपको बता दिए। अब साइन एंड सिम्टम अगर देखे जाएँ तो ये हमारे यहाँ शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ ड्यू टू एक्युमुलेशन ऑफ फ्लूइड, फिर यहाँ पे फैटिगनेस, स्वेलिंग, हमारी ओडिमा यानी कि एंकल्स, लेग, एब्डोमेन, ये हमारी स्वेलिंग हो जाती है। ये मैंने आपको पहले बता दिया, ब्लड नहीं निकलेगा तो अंदर भर जाता है। फिर हार्ट बीट इरेगुलर हो रही है, और हमारे सीने में दर्द हो गया, डिजीनेस हो गया, या नोजिया हो गया। कॉम्प्लिकेशन के बारे में बात करें तो हमारी किडनी डैमेज होने का खतरा रहेगा, इससे हार्ट के जो हमारे वॉल्व्स हैं वो प्रॉब्लम हो सकती है। एरिथमिया मतलब हमारे जो हार्ट रेट है वो कम ज़्यादा, लीवर हमारा डैमेज हो सकता है, लंग डिसऑर्डर हो सकता है। ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो अगर ये हमारा हार्ट जब अच्छे से मतलब पंप नहीं होता तो इस टाइम एक आर्टिफिशियल पेसमेकर आता है जो हमारी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करवाएगा, करंट पास करेगा। सर्जरी कर सकते हैं हम, बाईपास कोरोनरी आर्टरी, हम कोरोनरी आर्टरी को डायरेक्टली यानी कि मान लो इसको हम यहाँ से कट करके डायरेक्टली जोड़ देते हैं, तो ये हम कर सकते हैं। सेल्फ केयर कर सकते हैं हम, फिजिकल एक्सरसाइज कम करो, वेट लॉस करो, स्मोकिंग कम करो, सोडियम की डाइट कम लो, और ड्रग्स वगैरह हम यहाँ यूज़ करेंगे आइनोट्रोपिक वाले जो थोड़ा बढ़ाते हैं उसको, डायूरेटिक्स यूज़ करेंगे, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स भी यूज़ कर सकते हैं।
तो देखो दोस्तों, वीडियो हो गई है बहुत ज़्यादा लेंथी, अब इसको यहीं पर बाइंड अप करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इस्कीमिक हार्ट डिसीज़ के बारे में, और ये आपको पूरा वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ तक हमने दो अपने हाइपरटेंशन और CHF को कवर कर लिया, और ये हाइपरटेंशन वाला बहुत इंपॉर्टेंट है जो 10 मार्क्स में भी आता है। तो अब आपको क्या करना है कि हाइपरटेंशन की डेफिनेशन कमेंट सेक्शन में लिखनी है, बाकी आपकी मर्जी है भाई, हमने आपको करा दिया। तो सॉरी इसको पूरा नहीं कंप्लीट क्योंकि वीडियो लेंथी होगी। तो अब मिलते हैं हम आपसे बहुत नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे यहाँ पे अपने इस्कीमिक हार्ट डिसीज़ के बारे में, ये सारा हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट में हम 10 रेस्पिरेटरी और जिन्होंने को चाहें तो एक में भी कवर कर सकते हैं। तो जय हिंद दोस्तों, बाय बाय, अपना अपनी फैमिलीज का ख्याल रखिएगा।